मैं मरा नहीं हूं। कार्तिक दर्द से जाग गया। लकड़ी के कई टुकड़े उस पर दबाव डाल रहे थे, जिससे उसे सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। तभी उसके मन में यादों का एक सैलाब सा आ गया। वह मूलतः दिव्यात्मा अमर क्षेत्र के 10 अमर सम्राटों में से एक थे। संयोगवश उन्होंने आदिम दिव्य कलाकृति स्वर्ग भक्षण करने वाली दिव्य कड़ाही उठा ली, जिसके कारण पूरे अमर क्षेत्र ने उन्हें घेर लिया और टूटी हुई आत्मा की चट्टान पर उनकी मृत्यु हो गई। आखिरी क्षण में उसने रक्त दानव विघटन तकनीक का इस्तेमाल करके उनके साथ मिलकर नष्ट हो गया और भक्षक स्वर्ग दिव्य कड़ाही को चकनाचूर कर दिया। जब उसकी आंख खुली तो वह पहले से ही यहां था। सच्चा मार्शल महाद्वीप, जैन परिवार, दामाद, खर्चीला। उसके मन में जो स्मृतियां उभरी, उनसे उसे पता चला कि वह अब दिव्यात्मा अमर क्षेत्र में नहीं था, बल्कि उसने सच्चा मार्शल महाद्वीप नामक एक नश्वर संसार में पुनर्जन्म लिया था। लड़के के शरीर का नाम भी कार्तिक था। एक धनी परिवार में जन्मे 5 साल की उम्र में ही उसके परिवार की किस्मत बदल गई और उसके माता पिता रहस्यमय तरीके से गायब हो गए, जिससे छोटी उम्र से ही वह एक संकीर्ण सोच वाला और अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाला हो गया। अपने पिता के मित्र और भावी ससुर जयंत द्वारा गोद लिए जाने के बाद भी उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, उसका व्यक्तित्व और भी सनकी और दबंग होता गया। उसे तो यहां तक लगता था कि उसके ससुर, जो उसे अपने बेटे जैसा मानते थे, ने उसे सिर्फ पारिवारिक व्यवसाय हथियाने के लिए गोद लिया था। वह बेतहाशा पैसा उड़ाता था और कांगड़ा शहर में एक कुख्यात बदमाश बन गया था। पूरा जैन परिवार उसके वर्णन के लिए बेकार, निकम्मा और कचरा जैसे शब्दों का प्रयोग करते थे। फिर भी वह अपनी मनमानी करता रहा। अब जबकि वह शादी की उम्र में पहुंच गया है, उसके ससुर जयंत का मानना है कि शादी के बाद उसका व्यक्तित्व ज्यादा संयमित हो जाएगा और आज उसकी शादी का दिन है। तार्किक रूप से कहें तो उसके जैसा निकम्मा व्यक्ति जैन परिवार की सबसे बड़ी बेटी के लायक नहीं होना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि कार्तिक के माता पिता और जयंत सगे भाई थे और उनके परिवारों ने बचपन से ही उनके बीच विवाह की व्यवस्था कर दी थी तथा इस बात पर सहमति व्यक्त की थी कि 18 वर्ष की आयु होने पर वे विवाह कर सकते हैं। अपनी शादी के दिन दुल्हन के कमरे में दाखिल होते ही जैन परिवार की सबसे बड़ी बेटी ने उसे बाहर निकाल दिया। कई साथियों के उकसावे में आकर वह पहली बार एक वेश्यालय में दाखिल हुआ। अचानक वह उन्मत्त हो गया और मोमबत्तियों से आग लगा दी, जिससे पूरा वेश्यालय ढह गया। दुर्भाग्य से वह खंडहरों के नीचे दब गया। उसने अपने शरीर से लकड़ी के टुकड़े हटाए, जमीन पर लेट गया और खुद को परखने लगा। यह कैसी निर्दयी विधि है। हृदय की मध्य रेखा पर एक ही हथेली का वार। अगर मैं इस शरीर में ना आता तो यह शरीर निश्चित रूप से मिट जाता। आखिर कौन उसे मारना चाहता था और ऐसा जाल बिछा रहा था। पिटाई से लगी कुछ चोटों के अलावा सबसे घातक घाव उसकी छाती पर एक अजीब से हथेली के निशान से आया था। उसे साफ साफ याद था कि उस समय वह कुछ बुरे दोस्तों के साथ शराब पी रहा था, लेकिन नियंत्रण खोने के बाद उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। कटे हुए हृदय मेरिडियन को केवल अस्थायी रूप से दबाया जाता है। इसे एक सुरक्षात्मक अमृत खोजकर ठीक करने की आवश्यकता होगी। उसकी क्षमताओं के साथ ऐसे अमृत को परिष्कृत करना मुश्किल नहीं होगा। सौभाग्य से यह साधकों का महाद्वीप है, जहां मार्शल आर्ट अत्यंत समृद्ध है। मार्शल कलाकारों को कई स्तरों में वर्गीकृत किया जाता है, जिनमें शामिल हैं अर्जित क्षेत्र, जन्मजात क्षेत्र, आत्मा शुद्धि क्षेत्र, मज्जा शुद्धि क्षेत्र, सच्चा मूल क्षेत्र। उसका शरीर इतना भयानक है कि उसे कूड़ा कहना भी कम होगा। शिराएं बाल जितनी पतली होती हैं और अशुद्धियों के कारण होने वाली रुकावट इतनी गंभीर होती है कि इसे केवल एक भयानक दृश्य के रूप में वर्णित किया जा सकता है। यह थोड़ी समस्या है। मेरी सभी साधना तकनीकें अमरलोक से प्राप्त दिव्य स्तर की तकनीकें हैं। सच्चा मार्शल महाद्वीप तो बस एक नश्वर लोक है। मुझे नश्वर मार्शल कलाकारों की साधना तकनीकों पर स्विच करना होगा।
उदाहरण के तौर पर कहें तो यह एक शिशु की तरह है जो अपने पास शक्तिशाली हथियार रखे होने के बावजूद उन्हें उठाने में बहुत कमजोर है। दिव्य हथियार चलाने के लिए व्यक्ति को एक निश्चित स्तर तक बढ़ना होगा, कम से कम मज्जा शोधन क्षेत्र तक पहुंचना होगा। अजीब। कार्तिक को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने कई बार कोशिश की लेकिन हर बार नाकाम रहा। उसकी मेरिडियंस में चीर फाड़ का एहसास बहुत ही दर्दनाक था। अगर वह साधना जारी रखता तो उसका भौतिक शरीर निश्चित रूप से टुकड़े टुकड़े हो जाता। इस पल शुद्ध तरल की एक बूंद उसके ऊर्जा केंद्र से बहकर उसके शिरोबिंदु में पहुंची और उसके अंगों और हड्डियों में प्रवाहित हुई। कमजोर मेरिडियन लालची कीड़ों की तरह तरल पदार्थ को निगल गए, धीरे धीरे अंदर के कीचड़ को घोल दिया, जिससे पूरे शरीर को आराम महसूस हुआ। क्या चल रहा है? उन्होंने अपनी चेतना को अपने ऊर्जा केंद्र में केंद्रित किया ताकि यह पता लगाया जा सके कि तरल की यह बूंद क्या थी और कहां से आई थी। जैसे ही वह उसके ऊर्जा केंद्र में घुसा, उसका सिर लगभग फट गया। मेरे ऊर्जा केंद्र के बीचों बीच एक काला सा दिव्य कड़ाहा रखा था और उस दिव्य कड़ाहे से तरल पदार्थ बह रहा था। यह स्वर्गीय दिव्य कड़ाही है। यह वास्तव में मेरे साथ आई है। अंतिम क्षण में भक्षण करने वाला स्वर्ग का बर्तन उसके साथ फट गया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से यह उसके ऊर्जा केंद्र में प्रकट हुआ। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरा पुनर्जन्म स्वर्गीय दिव्य कड़ाही से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है? अचानक कड़ाही से काली गैस का एक विशाल विस्फोट हुआ जिसने कार्तिक की चेतना को झकझोर दिया। काली गैस मंथन करती रही और स्थानांतरित होती रही, अंततः प्राचीन अपक्षयित पात्रों में परिवर्तित हो गई, जिन पर समय के निशान थे। शक्तिशाली प्रभाव ने उसकी चेतना को उसके शरीर से बाहर निकाल दिया और उसे वास्तविकता में वापस ला दिया। इससे पहले कि मैं अपने मन में शब्दों को समझ पाता, बाहर हंगामा मच गया। उसके सिर के ऊपर का मलबा धीरे धीरे हटा दिया गया, जिससे कुछ रोशनी दिखाई देने लगी और बहुत से लोग मशालें लिए हुए उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। मालिक, हमें दामाद मिल गया है। कई बलवान आदमियों ने टूटी हुई लकड़ी को हटाया और वह भाग्यशाली रहा कि मौत से बच गया। लकड़ी के एक टुकड़े ने गिरते हुए पत्थर को रोक लिया और उसके शरीर को ज्यादा चोट नहीं आई। मौत का असली कारण उस घातक प्रहार से निकला। उन्होंने जल्दी से उसे उठाकर जमीन पर लिटा दिया। रहस्यमयी तरल पदार्थ से पोषित होकर उसका शरीर लगभग ठीक हो गया था और वह सीधा बैठ गया। तुम पागल बच्चे, क्या तुम मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रहे हो? तभी जयंत उसके सामने प्रकट हुआ, बेहद निराश और गुस्से में। वह इतना गुस्से में था कि अपनी दाढ़ी खुजा रहा था और घूर रहा था। उसे पता चला था कि उसके दामाद ने वेश्यालय में हंगामा मचा रखा है और उसे बंधक बनाकर रखा गया है। उसे अपने ऊपरी कपड़े पहनने का भी समय नहीं मिला था और वह सिर्फ एक लबादा पहनकर बाहर भागा था। अजीब बात है, जयंत की डांट सुनकर कार्तिक के दिल में एक गर्माहट दौड़ गई। उसे लग रहा था कि जयंत सचमुच उसके लिए चिंतित है। क्या वह कूड़ा अभी भी जीवित है? अचानक एक चीख ने उनकी बातचीत को बाधित कर दिया और सैकड़ों दर्शक वहां एकत्रित हो गए तथा इशारे करने लगे और फुसफुसाने लगे। वह दीमक सचमुच भाग्यशाली है। वह कुचलकर मरी भी नहीं। स्वर्ग सचमुच अंधा है। जैन परिवार ने ऐसा कौन सा पाप किया है कि ऐसे दामाद को अपने परिवार में लाया है? उसने जैन परिवार को पूरी तरह से बदनाम कर दिया है। कूड़े का टुकड़ा तो कूड़े का ही टुकड़ा होता है। आज उसकी शादी है और वह आज रात एक वेश्यालय में आया था। वह अपने पाशविक स्वभाव के कारण वेश्यालय की महिलाओं के कपड़े फाड़ बैठा, जिससे लगभग तबाही मच गई। स्वर्ग अन्यायी है। वह ऐसे कूड़े के टुकड़े की जान क्यों नहीं ले लेता? चारों ओर से उपहासपूर्ण आवाजों की बौछार ज्वार की लहर की तरह कार्तिक पर बरस पड़ी। माथा कार्तिक अवाक थे, लेकिन खंडन करने में असमर्थ थे। जयंत का चेहरा लाल हो गया और उसने लोगों से कहा कि उसे जल्दी से वापस ले जाएं और यहां खुद को शर्मिंदा न करें। रुकना! उसके पीछे से एक ठंडी चीख गूंजी, जिसने उनके कदमों को रोक दिया। एक मैडम 10 गार्डों के साथ
भयंकर और खतरनाक लग रही थीं। मास्टर जयंत, आपके दामाद की वजह से हमारा लाल प्रांगण ढह गया, जिससे दर्जनों लोग घायल हो गए। युवतियां बाहर जाने से बहुत डर रही हैं और कई मेहमान अभी भी मंडप में इलाज करा रहे हैं। ये सब उसी की वजह से हुआ है। क्या वह यूं ही चले जाने का इरादा रखता है? 40 साल की मैडम के चेहरे पर चर्बी की एक मोटी परत थी, जिससे एक तीखी, लगभग दम घोंट देने वाली खुशबू आ रही थी। उनका चेहरा फांसी पर लटके भूत जैसा घिनौना लग रहा था। वह कार्तिक के सामने खड़ी होकर चीख चीख कर रही थीं। मैं किसी को बुलाकर मुआवजे पर चर्चा करवाऊंगा। जयंत ने कार्तिक को घूरा, क्योंकि उसे पता था कि यह उसे डांटने का समय नहीं है। घर पहुंचने पर वह इससे निपट लेगा। कोई जरूरत नहीं, मैं नुकसान की भरपाई खुद कर लूंगा। कार्तिक खड़े हो गए। मामला उनकी वजह से शुरू हुआ था और वह ज्यादा लोगों को इसमें शामिल नहीं करना चाहते थे। युवा मास्टर कार्तिक, आप तो एक निकम्मे हैं जो खुद अपने ससुर के बल जीते हैं। आप हमें क्या मुआवजा देंगे? मैडम ने उसके प्रति कोई सम्मान नहीं दिखाया। जयंत के सामने उसका मजाक उड़ाया और हर तरफ से हंसी गूंज उठी। चिंता मत करो, तुम्हें मुआवजे में एक पैसा भी कम नहीं दिया जाएगा। मैं जयंत गारंटी देता हूं कि मुआवजा तुम्हें 3 दिनों के भीतर पहुंचा दिया जाएगा। जयंत ने सही बात कही और उन्हें जाने देने से पहले एक गारंटी दी। कार्तिक ने आह भरी। क्या मेरे पूर्ववर्ती पागल हो गए थे? यह स्पष्ट है कि मेरे ससुर वास्तव में उनकी परवाह करते हैं। जयंत के पीछे पीछे कार्तिक चुप रहा। वह अब भी जैन परिवार का बहुत आभारी था। जब वह बदकिस्मत था तो जैन परिवार ने उसकी मदद की। जयंत ने अपना वादा भी निभाया और अपनी प्यारी बेटी की शादी उससे कर दी। इससे साबित होता है कि वह बहुत वफादार और स्नेही इंसान है। भोर होते ही जैन परिवार का दरवाजा खुला। 2 नौकर बाहर गिरे हुए पत्ते झाड़ रहे थे। तभी उन्होंने जयंत को देखा और उसे प्रणाम किया। कार्तिक की बात पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वापस जाओ और अपने कपड़े बदल लो, फिर थोड़ी देर में मुझसे मिलने मुख्य हॉल में आओ। वह धूल से सना हुआ था। उसके कपड़े फटे हुए थे और वह एक भिखारी जैसा लग रहा था। जयंत ने उससे कहा कि पहले वापस जाकर साफ सफाई कर ले। हां, कार्तिक को अपने ससुर के लिए डर और सम्मान का मिला जुला एहसास हुआ। जैन परिवार के बिना वे वर्षों में अनगिनत बार मर चुके होते। आंगन से गुजरते हुए जैन परिवार की इमारतें एक क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित थीं, एक परत भीतर, दूसरी बाहर। कांगड़ा शहर के 4 बड्ढे परिवारों में से एक होने के कारण जैन परिवार का समाज में काफी ऊंचा स्थान था। हालांकि उनकी नींव बाकी 3 परिवारों जितनी मजबूत नहीं थी, पर कमजोर भी नहीं थी। जयंत, जो परिवार के मुखिया और कार्तिक के ससुर थे, वह पहले ही आत्मा शुद्धिकरण क्षेत्र के शिखर पर पहुंच चुके थे और कांगड़ा शहर के शीर्ष 10 विशेषज्ञों में गिने जाते थे। कार्तिक के घर में गंदगी फैली हुई थी। हर तरफ बदबू आ रही थी। कोने में गंदे कपड़े जमा थे और पास ही बदबूदार मौजों के कई जोड़े पड़े थे। कितनी अजीब बात है, उसकी शादी मिस जैन से हो चुकी है, फिर भी वह अभी भी उस जीर्ण शीर्ण आंगन में रहता है। कार्तिक ने अपनी नाक छुई। कल का विवाह भोज कोई भव्य आयोजन नहीं था। परिवार के कुछ बड़ों को बुलाया गया था और सब कुछ जल्दबाजी में खत्म हो गया। और दुल्हन के कमरे का क्या? वह दुल्हन के कमरे में जा भी नहीं सका और उसे पीट पीट कर बाहर निकाल दिया गया। वह अपनी पत्नी से भी नहीं मिल सका था। गुस्से में आकर वह अपने कुछ साथियों के साथ अपना दिमाग साफ करने के लिए वेश्यालय चला गया था। पिछला कार्तिक ऐसा ही था। उसने अलमारी खोली, एक नीला गाउन निकाला, उसे पहना और कमरे से बाहर चला गया। मुख्य हॉल से गुजरने के बाद वह आंतरिक हॉल में पहुंचा। यह जैन परिवार के मुखिया का निवास था, जहां आम लोगों का प्रवेश वर्जित था। मुख्य हॉल में 3 लोग एक मेज पर बैठे थे। जयंत, ससुर, मृणालिनी, सास और मानसी, पत्नी। मानसी बेहद खूबसूरत थी। उसकी लंबी पलकें, ऊंची नाक और रसीले लाल होंठ एक शांत और कुलीन आभा बिखेर रहे थे। उसका सुडौल और आकर्षक फिगर उसे मंत्रमुग्ध कर देने वाला बना रहा था। एक दिव्य सम्राट के रूप में कार्तिक ने हजारों वर्षों का जीवन जिया था और अनगिनत सुंदरियां देखी थीं। उसे सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली अमरलोक की सबसे खूबसूरत महिला जल परी अमर सम्राट थी।
मानसी की खूबसूरती उससे तनिक भी कम नहीं थी। क्या यह महिला मेरी पत्नी है? अपने रूप, स्वभाव और हाव भाव से वह दुनिया को उलट पलट कर देने की क्षमता रखती थी। उसे घातक स्त्री कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। ऐसी स्त्री इस निकम्मे आदमी से शादी कैसे कर सकती है? मानसी ने उसकी तरफ देखा। उसकी नाजुक भौहें थोड़ी सिकुड़ी, लेकिन उसने तुरंत अपना संयम बनाए रखा। पिछली रात की घटनाओं का जैन परिवार पर गहरा असर हुआ था। उसकी ठंडी आंखें अब कार्तिक को देखना भी नहीं चाहती थीं। यह सबसे गहरा दुख है, घोर निराशा। कार्तिक ने मन ही मन आह भरी। मुख्य हॉल में कदम रखते ही उसकी नजर मानसी से हट गई। कार्तिक बैठा नहीं, बल्कि एक तरफ खड़ा हो गया। उसकी सास मृणालिनी के चेहरे पर एक अप्रिय मुस्कान थी, मानो वह उसे पीटकर बाहर निकालने को तैयार बैठी हो। उसके ससुर जयंत ने गहरी सांस ली और जबरदस्ती अपना गुस्सा दबाया। क्या आप हमें कल रात जो हुआ उसके बारे में स्पष्टीकरण नहीं देंगे? जयंत ने सवालिया लहजे में बात शुरू की। जयंत ने कार्तिक को बचपन से देखा था और वह उसे अपने बेटे जैसा मानते थे। हालांकि कार्तिक हाल के वर्षों में एक शरारती व्यक्ति जैसा रहा था, फिर भी जयंत ने इसे बर्दाश्त कर लिया था। लेकिन कल रात जो हुआ उससे वह अत्यधिक क्रोधित थे। बोलते हुए उनकी छाती जोर से धड़क रही थी। इसमें कुछ भी स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। यह पहले ही घटित हो चुका है और कोई भी स्पष्टीकरण अनावश्यक होगा। कार्तिक के शांत जवाब से जयंत और भी क्रोधित हो गए। उसने अपना हाथ उठाया, लेकिन जल्दी से नीचे कर लिया। यदि कार्तिक अपनी गलती मान लेता तो शायद उन्हें अच्छा लगता, लेकिन इन शब्दों का क्या अर्थ था? वह तो स्पष्टीकरण को भी बेमानी बता रहा था। उन्हें क्या पता था कि जिस कार्तिक को वह देख रहे थे उसकी कल रात ही मृत्यु हो चुकी थी और उसकी जान हथेली के एक वार से चली गई थी। यह नया कार्तिक एक दिव्य सम्राट की आत्मा थी। जयंत की चिंता भरी उपस्थिति ने कार्तिक को अपने परिवार की देखभाल का एहसास कराया। अपने पिछले जीवन में वह हमेशा अकेला रहा था और कदम दर कदम ऊपर उठने के लिए खून से सनी तलवार पर निर्भर रहता था। इस जीवन में उसका एक परिवार है और उसकी रक्षा करने की एक अकथनीय इच्छा है। यह एहसास बहुत अच्छा है। जहां तक कल की घटना का सवाल है, वह स्वयं इसकी जांच करेंगे और पता लगाएंगे कि कौन उन्हें मारना चाहता था। भाई कश्यप एक महान व्यक्ति थे। उन्होंने तुम जैसे निकम्मे को कैसे जन्म दिया? तुमने कश्यप परिवार को कलंकित किया है। कल तुमने जो किया वह किसी जानवर से भी बदतर था। मृणालिनी उठ खड़ी हुई और पूरी तरह से भड़क उठी। इस घटना ने जैन परिवार को पूरे कांगड़ा शहर में सिर ऊंचा रखने से रोक दिया था। अब उन्हें हर किसी के प्रति सम्मान दिखाना होगा। कार्तिक ने इसका खंडन नहीं किया, क्योंकि उसके माता पिता की यादें पहले से ही धुंधली थीं। क्योंकि जब वह छोटा था तब वे रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। इस मामले का मेरे माता पिता से कोई लेना देना नहीं है। यह मेरी वजह से शुरू हुआ है और मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लूंगा। कार्तिक कुछ नाखुश था। पूरे जैन परिवार में जयंत के अलावा जिसने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया, बाकी सब तारीफ के काबिल नहीं थे। जहां तक मानसी की बात है, वह हमेशा से ही अलग थलग और श्रेष्ठ रही थी। हालांकि वे साथ साथ पले बढ़े थे, लेकिन उनका आपस में मिलना जुलना कम ही होता था। पूरी जिम्मेदारी लोगे? तुम किसकी जिम्मेदारी लोगे? बाहर लोग कह रहे हैं कि हमारा जैन परिवार सख्त नहीं है और वे तुम्हें सौंपना चाहते हैं और पीट पीट कर मार डालना चाहते हैं। मृणालिनी तिरस्कार से हंस पड़ी। अगर उसके पति का अब भी कोई रुतबा न होता तो क्या वह आज भी यहां बेदागा खड़ा होता? उसे तो कब का पीट पीट कर मार डाला गया होता। मृणालिनी के कई कठोर शब्द सुनने के बावजूद कार्तिक अविचलित रहा, चुपचाप सुनता रहा। वर्षों से वह जैन परिवार का बहुत आनी था। कुछ अपमान हानि रहित थे। ठीक है, जयंत ने मृणालिनी को बीच में ही टोक दिया। आगे बात करना अनुचित होता। कार्तिक चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, वह भाई कश्यप का इकलौता बेटा था। भाई कश्यप के बिना जैन परिवार बहुत पहले ही खत्म हो गया होता। जयंत इस दयालुता को हमेशा याद रखेंगे। ससुर जी, सास जी, अगर और कुछ नहीं है तो मैं अभी नीचे जाऊंगा। कार्तिक ने आदरपूर्वक सिर झुकाया।
इस बात की परवाह की बिना कि वे सहमत हैं या नहीं। बोलने के बाद वह मुख्य हॉल से बाहर चला गया और पूरे समय शांत बना रहा। जब मृणालिनी आमतौर पर उसे डांटती थीं, तो वह कभी कभी मजाक करता था और कभी कभी पलटकर जवाब भी देता था। आज का रवैया बहुत ही असामान्य था। क्या ऐसा हो सकता है कि कल की घटनाओं ने उसे बहुत ज्यादा परेशान कर दिया हो? जब तक बहुत जरूरी ना हो, बाहर न जाइए, घर पर रहें और अपना ध्यान रखें। जैसे ही कार्तिक हॉल से बाहर निकलने वाला था, जयंत की आवाज आई, जिसने उसके दिल को गर्म कर दिया। वह एक पल के लिए रुका, थोड़ा सिर हिलाया और अपने घर लौट गया। घर की सफाई और कुछ गंदे कपड़े धोने के बाद कार्तिक पालथी मारकर बैठ गया। उसके मन में जो रहस्यमय शब्द उभरे थे, उनकी अभी तक जांच नहीं हुई थी। उसकी चेतना उसके आत्मसागर में प्रवेश कर गई और वह सिहर उठा। यह बहुत समय से खोई हुई आदिम लिपि है। आदि लिपि तो बहुत पहले ही लुप्त हो चुकी थी। नश्वर लोक में तो कोई इसे पहचान भी नहीं पाता। अमर लोक में भी 5 से ज्यादा लोग आदि लिपि को नहीं जानते थे और वह उनमें से एक था। आदिम जगत का जन्म ब्रह्मांड के आरंभ में हुआ था और बहुत पहले ही नष्ट हो चुका था। सभी प्राचीन ग्रंथों को व्यवस्थित करने में एक अगरबत्ती के जलने जितना समय लगा। हर शब्द अनमोल था, जो महान दांव के सार तक ले जाता था। सबसे भयावह हिस्सा आखिरी पैराग्राफ था। दुनिया में कुछ भी बिना खाए नहीं बचा, कुछ भी बिना परिष्कृत किए नहीं बचा और कुछ भी बिना रूपांतरित हुए नहीं बचा। आदिम भक्षण स्वर्ग तकनीक। उसके सामने 5 बड़े पात्र तैर रहे थे, जो राजसी और विस्मयकारी थे, और उसके शरीर से एक आदिम ऊर्जा फूट पड़ी। यह कितनी भयानक तकनीक है! मेरे पिछले जीवन में मैंने जो आदि अमर मार्ग तकनीक सीखी थी, उसकी तुलना में यह तो कुछ भी नहीं है। आदिकालीन अराजकता अमर मार्ग तकनीक निस्संदेह दिव्यात्मा अमर क्षेत्र की सर्वश्रेष्ठ तकनीकों में से एक थी। अपने पिछले जन्म में कार्तिक ने अमर सम्राट क्षेत्र की साधना के लिए इसी तकनीक पर भरोसा किया था। क्या यह महान उजाड़ स्वर्ग भक्षण तकनीक स्वर्ग और पृथ्वी की बेड़ियों को तोड़कर और भी ऊंचे स्तर पर प्रवेश कर सकती है? कार्तिक ने आगे सोचने की हिम्मत नहीं की। अमर सम्राट के बाद क्या होगा, कोई नहीं जानता था। मुझे आशा है कि महान उजाड़ स्वर्ग भक्षण तकनीक अन्य अमर साधना तकनीकों की तरह नहीं है, जिसे नश्वर लोग विकसित नहीं कर सकते। उसने मन ही मन बुदबुदाया, क्योंकि अभी अभी उसने कई साधना विधियां आजमाई थीं, लेकिन उनमें से किसी में भी वह साधना नहीं कर पाया था। घबराहट के साथ उसने आदिम स्वर्ग भक्षण तकनीक के निर्देशों का पालन किया और पहली बार साधना शुरू की। जैसे ही यह सक्रिय हुआ, पूरा प्रांगण अविश्वसनीय रूप से उत्तेजित हो गया। शून्य में तैरती आध्यात्मिक ऊर्जा दरवाजे की दरारों से फुफकारती हुई उसके शरीर में प्रवेश कर रही थी। आध्यात्मिक ऊर्जा की एक बड़ी मात्रा द्रव में परिवर्तित होकर उसके ऊर्जा केंद्र में प्रवेश कर गई। इसका अधिकांश भाग स्वर्गीय भक्षण करने वाली कड़ाही द्वारा अवशोषित कर लिया गया। इस दृश्य ने कार्तिक को और भी अधिक स्तब्ध कर दिया। स्वायत्त रूप से आध्यात्मिक ऊर्जा अवशोषित करें, यह अच्छी बात है कि आदिम स्वर्ग भक्षण तकनीक को विकसित किया जा सकता है। जहां तक इस बात का सवाल है कि इसका अधिकांश भाग स्वर्ग भक्षण दिव्य कड़ाही द्वारा अवशोषित कर लिया गया था, उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। एक बार जब उसे यकीन हो गया कि वह साधना कर सकता है, तो उसने पूरी तरह से अपनी ऊर्जा छोड़ दी और आदिम स्वर्ग भक्षण तकनीक की पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया। भयानक आध्यात्मिक ऊर्जा एक तरल पदार्थ का रूप धारण करते हुए उसकी शिरोबिंदुओं से होकर गुजरी। आध्यात्मिक ऊर्जा से पोषित होकर उसकी कमजोर शिरोबिंदुओं से एक हल्की चमक निकल रही थी। उसके रोम छिद्रों से बड़ी मात्रा में काली मैल बह रही थी, जिससे पूरा कमरा दुर्गंध से भर गया था। मंत्र का जाप करने से दुर्गंध दूर हो गई और नई त्वचा प्रकट हुई, जो जेड जैसी चिकनी हो गई। कार्तिक की त्वचा मानो पुनर्जन्म ले चुकी हो, बिल्कुल किसी नवजात शिशु की तरह। मज्जा को शुद्ध करो और शरीर को शुद्ध करो। एक कप चाय पीने में लगने वाले समय में ही उसके शरीर की ज्यादातर अशुद्धियां दूर हो गई थीं। अगर वह इसी तरह साधना करता रहा तो यह अविश्वसनीय होगा। शरीर ही आधार है।
आधार जितना मजबूत होगा, भविष्य की उपलब्धियां उतनी ही बड़ी होंगी। कार्तिक इस बारे में बहुत स्पष्ट था और कभी कंजूसी नहीं करता था। उसने अपने भौतिक शरीर को संयमित करने के लिए अतिरिक्त आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग किया और फिलहाल अपने दायरे से बाहर निकलने की कोई जल्दी नहीं की। 1 घंटा शांतिपूर्वक बीत गया। उसने अपनी आंखें खोलीं और ठंडी रोशनी की एक किरण निकली, जिससे 2 ठंडी ऊर्जाएं बन गईं। बुरा नहीं है। 1 घंटे की साधना के बाद रहस्यमय तरल की 10 और बूंदें भक्षण स्वर्ग कड़ाही में प्रकट हुई हैं। द्रव बाहर निकलकर उसके शरीर में प्रवाहित हुआ, जिससे रूपांतरण जारी रहा। उसके चारों ओर एक शक्तिशाली भंवर बन गया और उसकी शिरोबिंदुओं से युद्ध के नगाड़े की ध्वनि निकली, मानो 10,000 घोड़े सरपट दौड़ रहे हों। अर्जित, दूसरा स्तर। अर्जित, तीसरा स्तर। अर्जित, चौथा स्तर। कुछ ही सांसों में वह अर्जित क्षेत्र के प्रथम स्तर से चौथे स्तर तक कई क्षेत्रों को पार कर गया और फिर धीरे धीरे रुक गया। उसने बासी हवा की एक सांस छोड़ी। पूरी तरह से तरोताजा महसूस कर रहा था, मानो उसने राख से पुनर्जन्म लिया हो। एक अलौकिक आभा बिखेर रहा था। कार्तिक घर से बाहर निकला, बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा हो गया और गहरी सोच में डूब गया। साधना को धन, साथियों, विधियों और वातावरण से अलग नहीं किया जा सकता। अपने क्षेत्र को शीघ्रता से सुधारने के लिए बहुत सारा धन चाहिए। केवल आदिम भक्षण स्वर्ग तकनीक ही पर्याप्त नहीं है। प्राथमिक कार्य मेरिडियन निरंतरता गोली को परिष्कृत करना और शरीर तपन द्रव को परिष्कृत करने के लिए औषधीय सामग्री खरीदना है। अर्जित क्षेत्र में शरीर का बार बार तपन आवश्यक है। उसने अपनी चिकनी ठोड़ी को छुआ और मन ही मन बुदबुदाया। उसने कागज और कलम निकाला। मेरिडियन कंटिन्यूएशन पिल को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक सभी सामग्रियों को लिखा। एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर एक और गोली का फार्मूला लिखा, उसे मोड़ा और अपनी जेब में रख लिया। सुबह हो चुकी थी और पूरा जैन परिवार चहल पहल से भरा हुआ था। आंगन का गेट बंद करने और गलियारे से गुजरने के बाद उसे जैन परिवार के कई नौकर मिले, जिन्होंने उसे तिरस्कार की नजर से देखा। इस दामाद के प्रति उनके मन में कभी भी अच्छी भावना नहीं रही थी। ये बहुत शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक। हमारे जैन परिवार को अब कांगड़ा शहर में अपना सिर ऊंचा रखने में बहुत मुश्किल होगी। कार्तिक के जाने से पहले ही उसने अपने पीछे फुसफुसाहटें सुनी। सबसे ज्यादा दुखी तो उस युवती को होना चाहिए था। शादी के पहले ही दिन यह निकम्मा आदमी वेश्यालय चला गया, और बात तो तब और बिगड़ गई जब उसने वहां जाकर जानवरों जैसी हरकतें की। अब पूरा कांगड़ा शहर इसके बारे में जानता है। कार्तिक ने इन बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और चुपचाप अपने रास्ते चल पड़ा। जैन परिवार के गेट से बाहर क्यूदम रखते हुए कार्तिक ने सूर्य की रोशनी में एक गहरी सांस ली। मैं, एक प्रतिष्ठित दिव्य सम्राट, इन साधारण सेवकों के स्तर तक नहीं गिरूंगा। कांगड़ा शहर विशाल था, जिसकी आबादी लाखों में थी। 4 प्रमुख परिवारों के अलावा सबसे शक्तिशाली शासक नगर स्वामी का परिवार था। शहर की सड़कें दुकानों और लोगों से भरी हुई थीं। महान पथ राजवंश बहुत बड़ा था और कांगड़ा शहर उसके कई संपन्न शहरों में से एक था। कार्तिक जिस जगह जा रहा था उसे गोल्डन मंडप कहा जाता था। यह कांगड़ा शहर में औषधीय जड़ी बूटियों का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता और गोलियों का विक्रय केंद्र था। यह न तो किसी परिवार का हिस्सा था और न ही नगर स्वामी के अधिकार क्षेत्र में। इसकी प्रतिष्ठा दुनिया से अलग थलग थी। कहा जाता था कि इसके पीछे आजीवक संप्रदाय खड़ा था, जिसका प्रभाव अत्यंत शक्तिशाली था। कार्तिक जिस मेरिडियन कंटिन्यूएशन पिल को बनाना चाहता था, वह दुर्लभ और निम्न श्रेणी की होने के बावजूद उसे परिष्कृत करना अत्यंत कठिन था। 3 बड़े सुनहरे अक्षर गोल्डन मंडप प्रवेश द्वार के ऊपर चमक रहे थे, जो दूर से ही स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। कई मार्शल कलाकार वहां आते जाते थे। लोगों के प्रवाह के साथ कार्तिक अंदर चला गया। अंदर एक विशाल महल था, जो कई क्षेत्रों में विभाजित था। गोलियों की बिक्री, औषधीय जड़ी बूटियों का क्षेत्र और यहां तक कि कुछ राक्षसी खालें और अंदरूनी कोर भी वहां रखी थीं। काउंटर के पार भी
गोलियों की खुशबू और राक्षसी अंदरूनी कोर से निकलने वाली भीषण ऊर्जा महसूस की जा सकती थी। आप क्या लेना चाहेंगे सर? नीले वस्त्र पहने एक नौकर तेजी से आगे आया और गर्मजोशी से उसका स्वागत किया, लेकिन उसकी आंखों की गहराई में तिरस्कार की एक झलक थी। बाकियों की तुलना में कार्तिक के कपड़े बहुत साधारण थे। उसका नीला वस्त्र धुलने से फीका पड़ गया था। मुझे आपके प्रबंधक से मिलना है, कृपया उन्हें सूचित करें। कार्तिक ने दूसरे व्यक्ति की आंखों में तिरस्कार देखा और उसके होंठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। हमारा प्रबंधक बहुत व्यस्त है और उसके पास बेकार लोगों से मिलने का समय नहीं है। अगर आप दवा नहीं खरीदने वाले हैं तो बाहर निकल जाइए। नीले वर्दी वाला नौकर बेरहम था। उसने उसे धक्का देने की कोशिश की, लेकिन कार्तिक टस से मस नहीं हुआ। कार्तिक की आंखों में एक क्षण के लिए क्रोध की चमक आई। उनके इस व्यवहार ने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया, जो रुककर उन्हें देखने लगे। क्या वह जैन परिवार का दामाद नहीं है? वह गोल्डन मंडप में कैसे आया? जैन के दामाद की कहानी लंबे समय से कांगड़ा शहर में प्रसिद्ध थी और कल रात जो हुआ वह अब घर घर में जाना जाता था। जैन परिवार के दामाद का नाम सुनते ही नीले वस्त्र पहने नौकर के चेहरे पर उपहास और घोर घृणा का भाव आ गया। मेरे रास्ते से हट जाओ, हम गोल्डन पेवेलियन में तुम्हारे साथ व्यापार नहीं करते हैं। नौकर का चेहरा भयंकर हो गया जब उसने कार्तिक से कहा कि वह चला जाए और फिर कभी गोल्डन मंडप में कदम न रखे। कितना अहंकारी स्वर था। चूंकि गोल्डन मंडप किसी भी बल के अधिकार क्षेत्र में नहीं था, नीले वस्त्र में ये युवा सेवक सभी के प्रति अभिमानी और तिरस्कारपूर्ण थे। क्या तुम सच में इस व्यापारिक सौदे चूकना चाहते हो? मुझे दोष मत देना कि मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी। अगर तुम इस सौदे से चूक गए तो शायद तुम इसके परिणाम भुगतने में समर्थ नहीं हो पाओगे। कार्तिक की आंखें ठंडी हो गईं और एक शीतलता ने उसे घेर लिया, जिससे नीले रंग का नौकर चौंक गया और लड़खड़ा गया। धिक्कार है, तुम कूड़े के टुकड़े हो। मुझे धमकी देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर तुम नहीं गए तो मैं तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगा और बाहर फेंक दूंगा। बिना किसी चेतावनी के गोल्डन मंडप के सेवक बहुत कुशल थे। उनमें से एक ने कार्तिक के चेहरे पर अविश्वसनीय गति से एक मुक्का मारा। मुक्के से निकली हवा सीटी बजाती हुई एक भंवर बना रही थी, जिससे कार्तिक के कनपटियों के बाल बिखर गए। अगर वह कोई आम इंसान होता तो नीले वर्दी वाला नौकर ऐसा करने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन जैन परिवार का दामाद तो पहले से ही गली का चूहा था, जिससे सब नफरत करते थे। टकराना! मुक्का पास भी नहीं पहुंचा था कि कार्तिक ने अपना पैर उठाया और नीले रंग के नौकर के पेट में जोर से लात मारी। उसका शरीर हवा में उछलकर काउंटर से टकराया, जिससे काउंटर के टुकड़े टुकड़े हो गए और अंदर रखी जड़ी बूटियां जमीन पर बिखर गईं। अचानक हुए इस प्रहार ने सभी को अचंभित कर दिया। भीड़ ने स्वतः ही पीछे हटकर रास्ता बना लिया, क्योंकि गोल्डन पैवेलियन को अपमानित करने का मतलब था कि वे कांगड़ा शहर में दोबारा रहने के बारे में भूल सकते थे। खांसी, खांसी। नीले रंग का नौकर जमीन पर खून खांस रहा था। तभी अचानक कई दिशाओं से एक दर्जन नौकर दौड़े आए, जिनमें से 2 हथियारों से लैस थे, और उन्होंने कार्तिक को घेर लिया। तुम बहुत आगे बढ़ गए हो। हमारे गोल्डन मंडप में किसी को घायल करने का दुस्साहस किया है। उसे नीचे ले जाओ। उनमें से एक बैंगनी रंग का लबादा पहने शायद कोई छोटा मोटा अधिकारी था। उसके आदेश पर 1 दर्जन से ज्यादा नौकरों ने एक साथ हमला बोल दिया। उनका आभा मंडल जोरदार था। परिणाम स्वरूप उत्पन्न शॉक वेव सीधे कार्तिक पर लक्षित थी। उनमें से हर कोई काफी शक्तिशाली था। बैंगनी वस्त्रधारी व्यक्ति, जो अर्जित क्षेत्र के 5वें स्तर पर था, अपार शक्ति से संपन्न था। उसने अपने हाथ में पकड़े हुए शासक को कार्तिक के सिर के पीछे की ओर घुमाया। यह एक घातक प्रहार था। हालात इतने बिगड़ गए थे कि कार्तिक के पास कार्रवाई करने के अलावा कोई चारा नहीं था। 7 सितारा सीढ़ियों का इस्तेमाल करके उसने आसानी से जानलेवा वारों को चकमा दिया और उनके पीछे आ गया। किसी भूत की तरह लगभग 1 दर्जन लोगों के सभी हमले अपने लक्ष्य से चूक गए। उसने अपनी हथेली को मुट्ठी में बदला, उसे हवा में ही जोर से नीचे पटका, मुड़ा और एक और मुक्का मारा।
उसकी हरकतें सहज और बिना किसी रुकावट के थीं। कार्तिक के हाथों में मुट्ठी की यह साधारण सी तकनीक किसी जादुई चीज में बदल सकती थी। बूम बूम बूम, 5 नौकर पीछे की ओर फेंके गए और काउंटर से टकराकर जमीन पर गिरकर दर्द से कराहने लगे। ये सभी नौकर अर्जित क्षेत्र के तीसरे स्तर पर थे। बैंगनी वस्त्रधारी आदमी बाज की तरह दहाड़ा और अचानक नीचे झपटा। उसकी प्रचंड आभा ने जमीन पर पड़ी औषधीय जड़ी बूटियों को अपनी चपेट में ले लिया। अर्जित क्षेत्र के 5वें स्तर पर होने के कारण उसकी शक्ति कई गुना ज्यादा थी। कार्तिक ने उसकी शक्ति का फायदा नहीं उठाया, बल्कि एक तरफ हट गया। मेरी वर्तमान युद्ध शक्ति अर्जित क्षेत्र के 5वें स्तर पर किसी से निपटने के लिए पर्याप्त से अधिक है। मैं अपनी शक्ति का जल्द ही खुलासा नहीं करना चाहता। मुझे अभी तक वह व्यक्ति नहीं मिला है जो मुझे मारना चाहता था, इसलिए मुझे पहले खुद को छिपाना होगा। 7 सितारों पर कदम रखते ही उसने आसानी से हमले को चकमा दे दिया, जिससे बैंगनी वस्त्रधारी व्यक्ति चूक गया और गुस्से से चिल्लाया। हॉल में लड़ाई की आवाजों ने पूरे गोल्डन मंडप को सतर्क कर दिया और एक नौकर जल्दी से सहायता लाने के लिए आंतरिक हॉल में भाग गया। रुकना! एक ठंडी चीख ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। कार्तिक बीच में स्थिर खड़ा था। उसके शरीर पर एक भी चोट नहीं थी। दूसरी ओर कार्तिक के हमले से घायल होकर 8-9 लोग जमीन पर पड़े थे। एक हट्टा कट्टा बूढ़ा आदमी हॉल में आया। हर जगह बिखरी औषधीय जड़ी बूटियों को देखकर उसका गुस्सा बढ़ रहा था। उसकी चील जैसी नजरें कार्तिक पर पड़ीं और आसमान से एक भयानक आभा उतरी। सहज क्षेत्र। वह हट्टा कट्टा बूढ़ा आदमी उस्ताद था। वहां मौजूद सभी लोग चुप हो गए। किसी की भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। वे दूर हट गए, कार्तिक को उसी जगह पर अकेला खड़ा छोड़कर। आपने गोल्डन पैवेलियन में लोगों पर हमला करके उन्हें घायल क्यों किया? गोल्डन मंडप के मुख्य हॉल के प्रभारी हट्टे कट्टे बूढ़े व्यक्ति का नाम सदानंद था। वह 30 से ज्यादा सालों से प्रबंधक था और उसने कभी किसी ऐसे व्यक्ति का सामना नहीं किया था जिसने गोल्डन मंडप में किसी को चोट पहुंचाने की हिम्मत की हो। मुझे यहां प्रबंधक से मिलना था, लेकिन इस आदमी ने न सिर्फ मेरा परिचय देने से इनकार कर दिया, बल्कि मुझे गालियां भी दी। उसने पहले मुझ पर हमला किया और मैं बस अपना बचाव कर रहा था। कार्तिक ने स्पष्टीकरण नहीं देना चाहा था, लेकिन औषधीय जड़ी बूटियों को सुचारू रूप से प्राप्त करने के लिए उसने बस वही बताया जो अभी अभी हुआ था। आप हमारे गोल्डन मंडप को क्या समझते हैं, जहां हम जिसे चाहें देख सकते हैं? मेरा सुझाव है कि इस व्यक्ति को दूसरों के लिए चेतावनी के रूप में मार दिया जाना चाहिए। बैंगनी वस्त्र पहने उस आदमी के चेहरे पर जानलेवा भाव थे। सदानंद कार्तिक के बारे में थोड़ा बहुत जानता था। उसने दूसरों से कार्तिक की पहचान के बारे में अभी अभी जाना था, लेकिन जैन परिवार के सम्मान में उसने कुछ समय के लिए खुद को रोक लिया और उसे नहीं मारा। मैं यहां का प्रभारी व्यक्ति हूं। आप मुझसे क्या चाहते हैं? अपने गुस्से को दबाते हुए सदानंद जैन परिवार से हुए नुकसान की भरपाई की मांग करेगा। यहां बहुत सारे लोग हैं, बात करना सुविधाजनक नहीं है। क्या हम कोई शांत जगह ढूंढ सकते हैं? कार्तिक ने भौहें चढ़ाईं। कुछ बातें थीं जो वह ज्यादा लोगों के सामने नहीं बताना चाहता था। पूरी बातचीत के दौरान कार्तिक की नजरें शांत रहीं। सदानंद के दमनकारी आभा मंडल के सामने भी वह उदासीन रहा, जिससे लोगों को यह भ्रम हुआ कि वह सचमुच इन लोगों को गंभीरता से नहीं लेता। तुम कौन होते हो जो एक शांत जगह ढूंढना चाहते हो? मुझे लगता है कि तुम यहां सिर्फ परेशानी खड़ी करने आए हो। मेरा सुझाव है कि उसकी टांगें तोड़ दो, ताकि उसे पता चले कि जब वह गोल्डन पैवेलियन पर हमला करेगा तो क्या होगा। बैंगनी वस्त्रधारी आदमी बेरहम था। थप्पड़! गोल्डन मंडप में एक जोरदार थप्पड़ की आवाज गूंजी, जिससे बैंगनी वस्त्रधारी व्यक्ति टूटी हुई डोर वाली पतंग की तरह पीछे की ओर उड़ गया और दीवार के कोने से जोर से टकराया। बहुत शोर है! थप्पड़ की जोरदार आवाज पूरे गोल्डन पैवेलियन में गूंज उठी। सदानंद की आंखें एक पल के लिए सिकुड़ गईं और उनका मुंह अविश्वास में खुला रह गया। बाकी लोग तो और भी हक्के बक्के थे। कार्तिक ने लोगों को सार्वजनिक रूप से, खासकर गोल्डन मंडप के प्रबंधक के सामने,
चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे की? यह ऐसा था जैसे किसी ने आसमान में बिजली गिरा दी हो। आह! बैंगनी चोगा पहने आदमी चीख पड़ा। उसके बाल बिखरे हुए थे। थप्पड़ जोरदार था, जिससे उसके कुछ दांत टूट गए, लेकिन उसे ज्यादा चोट नहीं आई। खड़ा होते ही उसने एक तेज चीख मारी, जिससे छत की कड़ियां तक हिल गईं। उसने खून थूका, जिसमें कुछ टूटे हुए दांत भी थे। तुम छोटे जानवर, मैं तुम्हें मार डालूंगा। वह आगे की ओर झपटा। उसके हाथ में चमकता हुआ रूलर था, जिसे वह कार्तिक पर वार करने के इरादे से उठाया था। एक शब्द और कहो और मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। अचानक उसका शरीर वहां से अजीबोगरीब तरीके से गायब हो गया और पलक झपकते ही कार्तिक उस बैंगनी वस्त्रधारी आदमी के ठीक सामने प्रकट हो गया। उसने हाथ बढ़ाकर उस आदमी की गर्दन पकड़ ली। कार्तिक ने जानबूझकर अपनी असली ताकत छिपा रखी थी, ताकि अनावश्यक मुसीबत से बचा जा सके। लेकिन अगर यह आदमी सचमुच मरना चाहता है, तो कार्तिक को उसकी इच्छा पूरी करने में कोई आपत्ति नहीं थी। यह तो बस एक छोटा सा गोल्डन पैवेलियन है। अगर वह अपने हृदय की मेरिडियन को ठीक कर लेता है और महान वीरान भक्षण स्वर्ग तकनीक का इस्तेमाल करता है, तो उसे जन्मजात क्षेत्र में पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगेगी और फिर वह कुछ अमर सम्राट विधियों का उपयोग कर सकेगा। शांत। आप एक पिन गिरने की आवाज भी सुन सकते थे। पूरा गोल्डन मंडप भयावह रूप से शांत था। उनकी नजरों में जो अब तक निकम्मा था, वह अचानक इतना शक्तिशाली हो गया था कि उसने एक ऐसी अत्यंत तेज पद प्रशिक्षण तकनीक विकसित कर ली थी, जो अर्जित क्षेत्र के 5वें स्तर के किसी भी व्यक्ति को आसानी से बंदी बना सकती थी। सदानंद ने नजरें हटा ली। उन्हें भी कार्तिक की इस अजीब चाल का अंदाजा नहीं हुआ। यह निकम्मा कब से इतना ताकतवर हो गया? युवा गुरु कार्तिक, आपने हमारे गोल्डन मंडप में बार बार लोगों को घायल किया है। मुझे स्पष्टीकरण दीजिए, वरना मुझे अशिष्टता का दोष मत दीजिए। अगर कुलपति जयंत भी आ जाए, तो भी मैं आपकी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता। सदानंद का मतलब साफ था। अगर कार्तिक ने आज गोल्डन मंडप को कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया, तो वह जिंदा नहीं बचेगा। कार्तिक का व्यवहार जैन परिवार को मुंह न दिखाने जैसा था, जो घोर अहंकार था। भीड़ सदमे से उबर चुकी थी, लेकिन उनके चेहरे आशंका से भरे थे। जिन मार्शल आर्टिस्टों ने पहले कार्तिक का मजाक उड़ाया था, वे कार्तिक के बदला लेने से बचने के लिए भीड़ के पीछे छिप गए। इसे ले जाओ और अपने वरिष्ठ प्रबंधन के पास ले जाओ, ताकि वे मुझसे बात कर सकें। कार्तिक का धैर्य जवाब दे गया। उसने अपनी जेब से गोली का फॉर्मूला निकाला और उसे हाथ से उछाल दिया। सिडाका के पंख जितना पतला कागज सदानंद के सामने हल्के से तैर गया। केवल इस साधारण सी हरकत ने भी कई लोगों को अचंभित कर दिया। कागज पकड़ते ही सदानंद, जो इतने सालों से गोली मंडप का प्रबंधन कर रहे थे, अच्छी तरह से जानकार और अनुभवी थे। वह जानते थे कि कार्तिक के पास किसी को सार्वजनिक रूप से चोट पहुंचाने की हिम्मत करने के लिए कोई न कोई बड़ा सहारा जरूर होगा, इसलिए उन्होंने ज्यादा आक्रामक होने की हिम्मत नहीं की। गोली का फॉर्मूला उनकी हथेली में आ गया और उन्होंने उसे धीरे से खोला। उनकी नजर गोलियों के फॉर्मूले पर पड़ी और वह अचानक चौंक गए। अपनी जवानी में वह भी एक कीमियागर थे, लेकिन उनकी प्रतिभा सीमित थी और वह आगे नहीं बढ़ सके। वह केवल गोलियों के खजाने के मंडप में प्रबंधक का पद ही प्राप्त कर पाए, जहां वह आमतौर पर कुछ निम्न श्रेणी की प्रथम श्रेणी की गोलियों को ही परिष्कृत कर पाते थे। यह तुरंत स्पष्ट हो जाता है कि यह गोली का फॉर्मूला असाधारण है। आप किस बारे में बात करना चाहते हैं? सदानंद का स्वर थोड़ा बदल गया। हालांकि गोल्डन मंडप गोलियां बेचता है, लेकिन विविधता बेहद सीमित है। ज्यादातर गोलियां प्रथम श्रेणी की सुगंध गोलियां होती हैं। द्वितीय श्रेणी की टेम्परिंग गोलियां हर महीने सीमित मात्रा में बिकती हैं और तृतीय श्रेणी की गोलियां बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं होती। गोली के फॉर्मूले पर दर्ज ग्रेड तीसरे और दूसरे के बीच था। सदानंद अच्छी तरह जानते थे कि रिलीज होने के बाद इसका क्या मतलब होगा। क्या आप यहां बात करना चाहते हैं? कार्तिक ने भौहें चढ़ाईं। उसे शोर पसंद नहीं था और हॉल में बहुत शोर था। मेरे साथ आइए। सबके सामने सदानंद ने कार्तिक को महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत के लिए भीतरी हॉल में बुलाया।
यह दृश्य वहां मौजूद सभी लोगों पर वज्रपात की तरह छा गया। क्या सदानंद को ही कार्तिक को दबाना नहीं चाहिए था? अचानक हुए इस बदलाव ने सबको चौंका दिया। सदानंद की ओर फेंके गए उस कागज पर आखिर ऐसा क्या लिखा था जिससे उनका रवैया इतना बदल गया? दोनों भीतरी हॉल से गुजरे, जो बहुत ही शानदार ढंग से सजाया गया था। गोल्डन मंडप में पैसों की कोई कमी नहीं थी और वह बेहद समृद्ध था। उन्हें एक निजी कमरे में ले जाया गया, जहां दोनों एक एक करके अंदर गए। कमरा छोटा था, लगभग 20 वर्ग मीटर का, लेकिन उसमें आलीशान मेजें और कुर्सियां लगी थीं और मेज पर ताजे फल रखे हुए थे। हॉल में अफरा तफरी मच गई। हर किसी के चेहरे पर अविश्वास झलक रहा था। क्या हो रहा है? गोल्डन पैवेलियन उसे क्यों नहीं मार रहा है? हर कोई हैरान था। डैन ट्रेजर पैवेलियन में लड़ाई झगड़े के सख्त खिलाफ आदेश हैं। जो कोई भी ट्रेजर पैवेलियन में उत्पात मचाने की हिम्मत करेगा, उसका बेरहमी से दमन किया जाएगा। पिछले साल भी किसी ने यहां उत्पात मचाया था और उसे पीट पीट कर मार डाला गया था। आज कार्तिक ने न सिर्फ उपद्रव मचाया, बल्कि लोगों को घायल भी किया। यह अविश्वसनीय है कि गोल्डन पैवेलियन ने इसे बर्दाश्त किया और उसे अंदर भी बुलाया। अगर वह अंदर चला गया तो क्या हुआ? मैं शर्त लगाता हूं कि उसे 1 मिनट में यहां से बाहर निकाल दिया जाएगा। बाहर तरह तरह की टिप्पणियों के बीच अधिक से अधिक लोग इकट्ठा हो गए और कोई भी वहां से नहीं गया। वे बस बैठ गए और परिणाम की प्रतीक्षा करने लगे। बोलो, क्या बात करना चाहते हो? सदानंद का स्वर धीमा था, लेकिन उनका गुस्सा अभी भी पूरी तरह शांत नहीं हुआ था। कार्तिक को अंदर लाने का मतलब यह नहीं था कि मामला खत्म हो गया। अगर उसने उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं दिया तो वह उसे भी मार डालेंगे। क्या आपको संदेह नहीं है कि इस पर जो लिखा है वह नकली है? कार्तिक के होठों पर एक शरारती मुस्कान आ गई। सदानंद द्वारा गोली के फॉर्मूले की असाधारण प्रकृति को पहचानना इस बात का प्रमाण था कि वह मूर्ख नहीं थे। गोलियों के खजाने के मंडप में वर्षों बिताने और तरह तरह की गोलियों के फॉर्मूले देखने के बाद अगर वह उन्हें पहचान भी नहीं पाते तो उन्हें घर चले जाना चाहिए था। यदि यह नकली है तो आपको इसके परिणाम पता होने चाहिए। सदानंद की आंखों में एक तेज चमक आ गई। जो कोई भी पिल ट्रेजर पैवेलियन को धोखा देने की हिम्मत करेगा, चाहे वह जैन परिवार का दामाद ही क्यों ना हो, उसे बिना किसी हिचकिचाहट के मार दिया जाएगा। आपके गोल्डन पैवेलियन में एक 2 सितारा कीमियागर होना चाहिए, है ना? क्यों ना हम पहले उनसे इसका मूल्यांकन करवा लें और फिर हम इस पर आगे चर्चा कर सकते हैं। कार्तिक मुलायम सोफे पर चुपचाप बैठे रहे। मेज पर रखे ताजे फल उठाए, एक निवाला खाया और जूस चारों तरफ फैल गया। जो कोई भी व्यापार पर चर्चा करने के लिए गोल्डन मंडप के निजी कमरे में आ सकता था, वह निस्संदेह कांगड़ा शहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था। एक लिव इन दामाद, खासकर एक निकम्मे दामाद को लाना निश्चित रूप से पहली बार था। कोई जाओ और मास्टर प्रताप को आमंत्रित करो, सदानंद ने आदेश दिया और दरवाजे के बाहर किसी ने जवाब दिया और जल्दी से चला गया। निजी कमरे को थोड़ी देर के लिए मौन में छोड़ दिया। सदानंद के प्रचंड आभा मंडल के सामने कार्तिक शांत रहा, जिससे सदानंद हैरान रह गए। अगर कोई और होता तो इतना डर जाता कि उसकी पैंट गीली हो जाती, लेकिन वह ठीक था, बेपरवाह दिख रहा था। फल का एक टुकड़ा खत्म करने के बाद निजी कमरे का दरवाजा खोला गया। सदानंद, मैं गोलियां परिष्कृत कर रहा हूं। तुम मुझसे कौन सा जरूरी काम चाहते हो? अगर तुमने मेरी गोलियां खराब कर दी तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। मास्टर प्रताप सफेद बालों से भरे सिर, तीखी आंखों और मजबूत चाल के साथ अंदर आए। अपनी आस्तीनें ऊपर उठाईं और अप्रसन्न दिखे। सच्चे मार्शल महाद्वीप में कीमियागर एक बेहद कीमती पेशा है। मार्शल कलाकार अमृत के बिना साधना नहीं कर सकते। कीमियागर कहलाने के लिए व्यक्ति को अग्नि गुण में निपुण होना चाहिए और कीमियागर बनने के लिए अत्यंत प्रबल आत्मिक प्रतिभा का होना आवश्यक है। यहाँ तक कि गोल्डन मंडप के प्रमुख को भी मास्टर प्रताप के साथ अत्यंत सम्मान से पेश आना पड़ा। मास्टर प्रताप, यह युवक हमारे पिल ट्रेजर पैवेलियन में चर्चा के लिए एक गोली का फॉर्मूला लेकर आया है। क्या आप इसकी जांच करके बता सकते हैं कि यह असली है या नकली?
अगर यह नकली है तो सदानंद ने एक भयावह चाल चली। अगर गोली का फॉर्मूला नकली निकला तो वह व्यक्तिगत रूप से कार्तिक को मार डालेंगे। मास्टर प्रताप ने मेज पर रखी गोलियों का फॉर्मूला उठाया। पहले तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। गोल्डन पैवेलियन में बाजार में मिलने वाली सभी गोलियां मौजूद थीं, सिर्फ दुर्लभ गोलियों को छोड़कर। भले ही आपको गोली का फॉर्मूला मिल जाए, लेकिन अगर आपको गोली को परिष्कृत करने के चरण समझ में नहीं आए तो वह बेकार है। इसीलिए कार्तिक ने सदानंद को खुलेआम गोली का फॉर्मूला दिखाने की हिम्मत की। अगर वह उसे याद भी कर लेता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। गोली के फॉर्मूले में गोली को परिष्कृत करने के चरण नहीं बताए गए हैं, बस नुस्खा दिया गया है। मास्टर प्रताप ने मेज पर रखा पर्चा उठाया। उनका चेहरा भावशून्य था। रास्ते में उन्होंने बाहर चर्चाएं सुनी और अंदर आकर उन्होंने कार्तिक को तिरस्कार से देखा। ध्यान से देखने के बाद उनकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। दवा का पर्चा तो बहुत सुंदर था, लेकिन असली था या नहीं यह अभी भी अज्ञात था। मास्टर प्रताप, कैसा है? सदानंद ने परिणाम जानने के लिए उत्सुकता से पूछा, क्योंकि उन्होंने पहले कभी ऐसी गोली नहीं देखी थी। स्वर्गीय आत्मा की गोली? मैंने इसके बारे में पहली बार सुना है। मास्टर प्रताप ने दवा की पर्ची नीचे रख दी, मेज पर अपनी उंगलियां थपथपाईं, आंखें बंद कर लीं और औषधीय सामग्रियों से कुछ निष्कर्ष निकालने की कोशिश की। स्वर्ग और पृथ्वी की आदिम ऊर्जा भोजन है और 7 उत्तम छिद्र अमृत हैं। कार्तिक ने अचानक एक वाक्य कहा जिसने मास्टर प्रताप को चौंका दिया। उन्होंने अचानक अपनी आंखें खोलीं। उनमें रोशनी की एक चमक थी। इन शब्दों से उनका पूरा शरीर कांप उठा। उनका चेहरा उत्साह से भर गया। आध्यात्मिक सार, ये 2 शब्द अभी अभी उनके मुंह से निकले थे। आध्यात्मिक सार! यह शब्द पूरे निजी कमरे में गूंज उठा, जिससे एक भिन भिनाहट सी पैदा हो गई। मास्टर प्रताप ने अपनी आंतरिक ऊर्जा को मुक्त किया, जिससे एक शक्तिशाली बल बाहर की ओर बह निकला और मेज पर रखे फल जमीन पर बिखर गए। उनका चेहरा पहले उत्साह से भरा था, अब लालच और तनाव से विकृत हो गया था। कार्तिक द्वारा प्रस्तुत स्वर्गीय आत्मा की गोली वास्तव में मूल उच्च स्तरीय सूत्र का एक संक्षिप्त संस्करण थी, जिसकी प्रभावकारिता मूल के 10,000वें हिस्से से भी कम थी। लेकिन कांगड़ा शहर में यह निश्चित रूप से सर्वोत्तम गोलियों में से एक होती। उन्होंने पाया कि इस स्पिरिचुअल एसेंस पिल के फॉर्मूले में इसके प्रभावों का विस्तृत विवरण दिया गया था, जो बाजार में उपलब्ध अन्य सभी गोलियों से कहीं बेहतर था। उन्हें सबसे ज्यादा आश्चर्य इस बात पर हुआ कि इसके लिए आवश्यक कच्चा माल ग्रेड 2 हार्ट नरिशिंग पिल की तुलना में 10 गुना सस्ता था। ये सभी सामान्य औषधीय जड़ी बूटियां थीं जो हर जगह पाई जाती थीं, जैसे कि कॉक्सकॉम्ब ग्रास। दरअसल तुम यहां मुसीबत खड़ी करने के लिए नकली गोली का फॉर्मूला लाए थे। मास्टर प्रताप ने अचानक अपनी आवाज कड़ी करते हुए कहा, यह तुम्हारा पहला अपराध है, इसलिए इस बार मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं। अभी यहां से चले जाओ, वरना मुझे बदतमीजी का इल्जाम मत देना। मास्टर प्रताप की आंखों में लालच की एक झलक उभरी, जिसे उन्होंने तुरंत छिपा लिया। अगर वह आध्यात्मिक सार की गोली को परिष्कृत करने की विधि में निपुण हो जाते तो वे 3 सितारा कीमियागर के स्तर तक पहुंच सकते थे और महान पथशाही शहर जा सकते थे, जहां सच्चे साधक इकट्ठा होते थे। कांगड़ा शहर तो बस एक सुदूर कोना था। दबंग होने का क्या मतलब है? यही था खुला अत्याचार। वह गोली के फॉर्मूले पर कब्जा करना चाहता था और वह किताब पलटने से भी जल्दी आपसे मुंह मोड़ सकता था। उसने फॉर्मूले में मौजूद औषधीय तत्व पहले ही याद कर लिए थे। उसे इसे पढ़ने के लिए 1 महीना दीजिए और वह इसे जरूर परिष्कृत कर पाएगा। कार्तिक पर नकली फॉर्मूला लाने का झूठा आरोप लगाने का उद्देश्य स्पष्ट था, उससे फॉर्मूला छीनना। सदानंद की आंखों में एक अजीब सा भाव दिखाई दिया। मास्टर प्रताप को अच्छी तरह जानते हुए सदानंद को पता था कि अगर फॉर्मूला सचमुच नकली होता तो वह पहले ही गुस्से में वहां से निकल जाता, शायद हिंसा का भी सहारा लेता। लेकिन अब जो दृश्य उनके सामने था उसने उन्हें हैरान कर दिया। इस गोली के फॉर्मूले का मूल्य इतना था कि एक प्रतिष्ठित 2 सितारा कीमियागर अपनी गरिमा त्याग कर एक साधारण दामाद को फंसा सकता था। ताली ताली ताली!
कार्तिक ने अचानक ताली बजाई। उसके होठों पर गहरी व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। मास्टर प्रताप की लालची निगाहें स्वाभाविक रूप से उसकी नजरों से बच नहीं पाई थीं। पिल ट्रेजर पैवेलियन ने सचमुच मेरी आंखें खोल दी हैं। बस एक छोटी सी गोली ने तुम्हारे बदसूरत चेहरों को उजागर कर दिया है। आज सचमुच मेरे क्षितिज का विस्तार हुआ है। इस सीधे व्यंग्यात्मक वार से मास्टर प्रताप का चेहरा पहले लाल हुआ और फिर पीला पड़ गया। वह कुछ शर्मिंदा और अपमानित महसूस कर रहे थे। सदानंद ने शर्मिंदा होकर अपना सिर नीचे कर लिया। बेटे, तुमने मेरे गोल्डन मंडप के नौकर को घायल कर दिया और नकली गोलियों के फॉर्मूले से हमें धोखा दिया। तुम मौत के लायक हो। मास्टर प्रताप ने शिष्टाचार का सारा दिखावा पूरी तरह त्याग दिया। उनके वस्त्र लहराने लगे और उनकी शक्तिशाली आभा ने कार्तिक को बलपूर्वक दबा दिया। वह उसे फंसाने का कोई न कोई बहाना ढूंढ ही लेते और तार्किक तरीके से गोली का फॉर्मूला हासिल कर लेते। अगर वह खूब हंगामा भी मचाता तो एक निकम्मे, खासकर एक साधारण दामाद की बातों पर कौन यकीन करता। मुझे मार डालोगे आप? कार्तिक बार बार उपहास कर रहा था। उसकी निगाहें मास्टर प्रताप को बिना किसी पीछे हटने के इरादे से भेद रही थीं। उसकी तीखी आंखें दो तलवारों की तरह थीं। मास्टर प्रताप की आत्मा को भेद रही थीं, जिससे वह लड़खड़ाकर लगभग गिर ही पड़े। ये कैसी आंखें थीं जो झूठ को भी देख सकती थीं? मास्टर प्रताप क्रोधित हो गए। गोल्डन मंडप में उनका दर्जा मंडप मास्टर के बाद दूसरे नंबर पर था। सदानंद हमेशा उनके साथ अत्यंत सम्मान से पेश आते थे। उन्हें इतनी छोटी सी चींटी से इतना डरने जैसा अपमान कभी नहीं सहना पड़ा था। उनकी आंखों में द्वेष की चमक थी। तुम मौत को दावत दे रहे हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। एक ही हथेली के वार से उसने कार्तिक को कुचलने की कोशिश की। सदानंद उसे रोकना चाहता था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसने सोचा भी नहीं था कि हालात ऐसे बदल जाएंगे। मास्टर प्रताप अचानक जानलेवा हमला कर देंगे। अगर आप जल्दी मरना चाहते हैं तो आगे बढ़िए और ऐसा कीजिए। हर बार जब आप गोलियां बनाते हैं तो क्या आपको अपने छाती के एक्यूपॉइंट में तेज दर्द होता है? और पिछले 1-2 सालों में यह दर्द बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिससे राहत पाने के लिए दर्द निवारक दवाओं की जरूरत पड़ रही है। कार्तिक चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा रहा, बिना कोई जवाबी कार्रवाई किए। जैसे ही सदानंद उसे रोकने के लिए बोलने ही वाला था, मास्टर प्रताप ने अचानक अपना हाथ हटा लिया और कार्तिक को ऐसे घूरने लगा जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। यही उसका राज्य था। उसे कैसे पता चला? हर बार जब वह गोलियां परिष्कृत करता तो उसके एक्यूपॉइंट में असहनीय दर्द होता। हाल के महीनों में दर्द इतना ज्यादा हो गया था कि उसने आत्महत्या तक के बारे में सोचा था। गोल्डन मंडप हर महीने बड़ी संख्या में गोलियां बेचता है, जिनमें से ज्यादातर मास्टर प्रताप द्वारा बनाई गई टेम्परिंग गोलियां हैं। पिछले 2 महीनों में टेम्परिंग गोलियों की संख्या में तेजी से गिरावट आई है। मास्टर प्रताप ने दावा किया था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन किसी ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। कैसे? तुम्हें कैसे पता चला? वह घबरा गया। जैसे ही उसने यह कहा, उसे पछतावा हुआ। क्या यह कार्तिक की कही बात को स्वीकार करना नहीं होगा? कांपते हुए एक्यूपॉइंट से आ रहे दर्द के बारे में सोचकर उसकी आंखों में एक याचना भरी नजर उभरी। 2 सितारा कीमियागर के स्तर तक आगे बढ़ने के लिए आपने जबरदस्ती एक आत्मा तोड़ने वाली गोली निगल ली, जिससे आपका हृदय क्षतिग्रस्त हो गया। चूंकि हृदय अग्नि से संबंधित है, इसलिए हर बार जब आप गोलियों को परिष्कृत करते हैं तो आप अग्निगुण को नियंत्रित करते हैं, जिससे आपके हृदय पर बहुत दबाव पड़ता है। यह दबाव आपके कंपन केंद्र के एक्यूपॉइंट तक पहुंच जाता है। आप निश्चित रूप से 3 महीने के भीतर मर जाएंगे। कार्तिक ने कुछ भी नहीं छिपाया और मास्टर प्रताप के शरीर की समस्या उजागर कर दी। मास्टर प्रताप के हाव भाव एकदम बदल गए। यहां तक कि यह बात भी उजागर हो गई कि उन्होंने आत्मा तोड़ने वाली गोली खा ली थी, मानो उन्हें नंगा करके उनके सामने खड़ा कर दिया गया हो। सदानंद का मुंह खुला का खुला रह गया। आत्मा तोड़ने वाली गोली एक वर्जित दवा थी। इसके सेवन के बाद होने वाले दुष्प्रभाव बेहद स्पष्ट थे और कोई भी इसे आजमाने को तैयार नहीं होता था। मुझे क्या करना चाहिए?
तुम्हें तो कोई रास्ता पता होगा, है ना? मास्टर प्रताप घबरा गए। वह अभी मरना नहीं चाहते थे। उन्होंने कार्तिक का हाथ पकड़ लिया और दर्द से राहत पाने का उपाय ढूंढने लगे। चार्ज एक्यूपॉइंट के असहनीय दर्द ने उन्हें सिहरन से भर दिया। उन्हें पता था कि ज्यादा से ज्यादा 3 महीने में इस दर्द से उनकी मौत हो जाएगी। मेरे पास समाधान तो है, लेकिन मैं तुम्हें क्यों बचाऊं? उसने उसे बेरहमी से धक्का दिया। उसका चेहरा तिरस्कार से भरा हुआ था। सदानंद भी अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने अभी अभी कार्तिक को फंसाया था, नकली गोली का फॉर्मूला लाया था और उसे चुप कराने के लिए लगभग मार ही डाला था। जब तक आप मुझे बचा सकते हैं, मैं आपकी कोई भी शर्त मानने को तैयार हूं। पैसा, खूबसूरत औरतें, आप जो भी चाहें, मैं आपको सब कुछ दूंगा। गोल्डन मंडप के मुख्य कीमियागर के रूप में उन्होंने वर्षों में काफी संपत्ति अर्जित की थी और वह अपने जीवन के बदले में इसे छोड़ने को तैयार थे। सब कुछ मुझे दे दोगे? कार्तिक ने व्यंग्य किया। जो मैं चाहता हूं वह तो शायद पिल ट्रेजर पैवेलियन भी ना दे पाए। उसकी आंखों में तिरस्कार की एक झलक उभरी। एक मामूली दूसरे दर्जे के कीमियागर के पास इतनी दौलत कैसे हो सकती है? उसने सचमुच उसे गंभीरता से नहीं लिया। युवा मास्टर कार्तिक, कृपया बताएं कि मुझे बचाने के लिए आपको क्या करना होगा। मास्टर प्रताप ने अपनी गरिमा त्याग दी। उनके एक्यूपॉइंट का दर्द असहनीय था और उनकी आंखों में याचना भरी नजर थी, मानो कोई डूबता हुआ व्यक्ति तिनका पकड़ रहा हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें बचा सकता हूं और मुझे तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए। मैं गोल्डन मंडप में सिर्फ एक ही मकसद से आया हूं, तुम्हारे साथ सहयोग के लिए। एक बार आध्यात्मिक सार की गोली निकल जाए तो संसाधनों की कोई कमी नहीं रहेगी। वह दूसरों को अपने खिलाफ इस्तेमाल करने का मौका नहीं देना चाहता और पहल अपने हाथों में रखना चाहता है। जल्दी बताओ, तुम किस तरह सहयोग करना चाहते हो? मास्टर प्रताप चिंतित और उत्सुक नजर आ रहे थे, जिससे सदानंद अवाक रह गया। क्या यह अब भी वही 2 सितारा कीमियागर था जिसे वह जानता था? वह किसी पालतू कुत्ते जैसा लग रहा था, मानो कार्तिक के सामने गिड़गिड़ा रहा हो। क्या आप योग्य हैं? ठंडी उपहास भरी आवाज मास्टर प्रताप के चेहरे पर एक जोरदार तमाचे की तरह थी। चाहे कितना भी दर्द हो, उसे सहना ही था। जिंदा रहने के लिए वह अपनी गरिमा भी त्याग सकता था। सदानंद अब और नहीं देख सका और उसने अपना सिर घुमा लिया। आज जो हुआ, उसने उसकी दुनियादारी पूरी तरह से पलट दी थी। इस नीच दामाद ने मुख्य हॉल में नीले वस्त्र पहने 10 से ज्यादा नौकरों को घायल कर दिया। एक ही हथेली के वार से हॉल के मुखिया को उड़ा दिया। एक रहस्यमयी गोली का नुस्खा तैयार किया और यहां तक कि मास्टर प्रताप की छिपी हुई बीमारी भी उजागर कर दी, जिससे उन्हें विनम्र और आज्ञाकारी होना पड़ा। क्या यह अब भी वही पहले वाला निकम्मा दामाद है? चूंकि पैवेलियन मास्टर कांगड़ा शहर में नहीं है, इसलिए मैं इस सहयोग पर खुद ही निर्णय ले सकता हूं। कृपया बेझिझक अपनी बात कहें। मास्टर प्रताप ने बोलना समाप्त करने के बाद सदानंद की ओर देखा, जो चुप रहे, जिससे यह साबित हुआ कि उन्होंने जो कहा वह सच था और वह वास्तव में योग्य थे। कार्तिक सहयोग पर चर्चा करने की जल्दी में नहीं था। इसके बजाय उसने मास्टर प्रताप से कहा कि वे पहले उसके शरीर की गंभीर बीमारी का इलाज करने के लिए चांदी की सुइयों का एक सेट लाए। हवा की तरह तेज उंगलियों से लंबी चांदी की सुई ने मास्टर प्रताप के एक्यूपॉइंट को छेद दिया, जिससे हल्की लयबद्ध ध्वनि उत्पन्न हुई। एक के बाद एक आंखें चौंधियाते हुए सदानंद के हाव भाव बार बार बदलते रहे। उनकी याद में जैन परिवार का दामाद खाने पीने और मौज मस्ती के अलावा किसी और चीज से अनभिज्ञ था। सभी चांदी की सुइयां उसके शरीर के प्रमुख एक्यूपॉइंट्स में सटीक रूप से डाली गईं। मास्टर प्रताप के पैरों के तलवों से एक गर्म धारा उठी और उसके अंगों और हड्डियों तक पहुंच गई। चार्ज एक्यूपॉइंट का हल्का दर्द धीरे धीरे गायब हो गया, जिससे वह बेहद उत्तेजित हो गया। आपकी बीमारी बहुत गहरी है। इसे पूरी तरह से खत्म करने के लिए 5 उपचार लगेंगे। चांदी की सुइयां निकालते हुए कार्तिक ने बिना किसी भावना के कहा, अपनी कुशलता से मैं उसे एक ही बार में ठीक कर सकता हूं। अगर मैं उसे इतनी जल्दी ठीक कर दूं और फिर उससे मुंह मोड़ लूं, तो क्या मेरी सारी मेहनत बेकार नहीं हो जाएगी?
बहुत बहुत धन्यवाद युवा मास्टर कार्तिक। मैं आपका तहे दिल से आभारी हूं और आपकी इस दयालुता को याद रखूंगा। अगर भविष्य में कभी आपको मेरी मदद की जरूरत पड़े तो बेझिझक पूछिएगा। उनका चेहरा बिल्कुल अलग था। वह पहले से बिल्कुल अलग व्यक्ति लग रहे थे। धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं है, चलो अब सहयोग पर चर्चा करते हैं। कार्तिक ने उसे बीच में ही टोकते हुए हाथ हिलाया और निजी कमरे में माहौल नाटकीय रूप से बदल गया। सब कुछ कार्तिक के इर्द गिर्द घूम रहा था और सबसे अजीब बात यह थी कि वह किसी वरिष्ठ अधिकारी जैसा आभास दे रहा था। सहयोग की शर्तों पर बेहतरीन तरीके से चर्चा हुई और सब कुछ तय हो गया। पहले महीने के लिए कार्तिक खुद गोलियां तैयार करेगा और हर 5 दिन में जैन परिवार से कच्चा माल ले आएगा। मुनाफा 50-50 के अनुपात में बांटा जाएगा। 1 महीने बाद शोधन की विधि स्वर्ण मंडप को सौंप दी जाएगी। उसके बाद मुनाफा 30-70 के अनुपात में बटेगा, जिसमें गोल्डन मंडप को 70% और कार्तिक को 30% मिलेगा। यह अनुबंध 3 साल के लिए है, जिसके बाद आध्यात्मिक सार की गोली का पूरा स्वामित्व गोल्डन मंडप का हो जाएगा। ये कुछ औषधीय जड़ी बूटियां हैं जिनकी मुझे जरूरत है। जब आप इन्हें इकट्ठा कर लें तो मुझे भेज देना। आप जरूरी सोने के सिक्के अग्रिम में दे सकते हैं और हम उन्हें आपके मुनाफे में से काट लेंगे। सदानंद ने पहले से लिखी सूची निकाली और मेज पर रख दी। कार्तिक ने उसे उठाया और उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। कुछ देर की बातचीत के बाद सदानंद का रवैया कार्तिक के प्रति पूरी तरह बदल चुका था। उन्हें शक होने लगा कि कार्तिक के बारे में फैली अफवाहें सच नहीं है। किसी वरिष्ठ व्यक्ति का आभा मंडल दिखावटी नहीं हो सकता। यह केवल किसी शक्तिशाली व्यक्ति पर ही प्रकट होता है जिसके पास जीवन मरण की शक्ति हो। हमारा स्वर्ण मंडप ये सभी आध्यात्मिक जड़ी बूटियां तो इकट्ठा कर सकता है, लेकिन 9 यांग फल और क्रिम्सन स्पिरिट घास को शाही शहर से लाने की जरूरत है, जिसमें कम से कम 5 दिन लगेंगे। सदानंद ने ऑर्डर फॉर्म नीचे रखा। उनके स्वर में हल्की सी झुंझलाहट थी। तो मैं 5 दिन बाद वापस आऊंगा। कार्तिक जानता था कि ये दोनों जड़ी बूटियां मेरिडियन कॉन्टिन्यूएशन पिल को बनाने के लिए मुख्य सामग्री हैं और इन्हें खोना नहीं चाहिए। अपना लक्ष्य पूरा करके वह उठा और बाहर निकल गया। दोनों व्यक्ति उठकर खड़े हो गए, खासकर मास्टर प्रताप, जिनका रवैया अब सम्मान से भरा था, और वे आदर के साथ कार्तिक के पीछे पीछे चले। उनका जीवन अब कार्तिक के हाथों में था, इसलिए उनकी सेवा अत्यंत सावधानी से करनी थी। मास्टर प्रताप, क्या आपको यकीन है कि गोली का फॉर्मूला असली है? अगर यह सहयोग विफल होता है तो इसका हमारे पिल ट्रेजर पैवेलियन पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। पैवेलियन मास्टर के लौटने पर वे निश्चित रूप से हमें दोषी ठहराएंगे। सदानंद ने पूरी बातचीत में ज्यादा हिस्सा नहीं लिया था। स्वर्ण मंडप के कई मामले मास्टर प्रताप संभालते थे और सदानंद केवल बिक्री के लिए जिम्मेदार थे। मैंने दर्जन भर से ज्यादा बार इसका अंदाजा लगाया है और यह सूत्र पूरी तरह से असली है। एक बार जब यह प्रकाशित हो जाएगा तो महान पथ राजवंश में हमारे पिल ट्रेजर पैवेलियन का दर्जा बहुत बढ़ जाएगा। जाओ और इसे उस तक पहुंचा दो। अगर उसकी कोई और मांग हो तो उसे भी पूरा करो। 5 दिनों में हमें पता चल जाएगा कि यह सच है या नहीं। अपने आखिरी शब्द कहने के बाद मास्टर प्रताप की आंखों में एक भयानक चमक दिखाई दी। अगर कार्तिक 5 दिनों में आध्यात्मिक सार की गोली नहीं ला पाया तो वह खुद जैन परिवार के पास जाकर उसे मार डालेंगे। भीतरी हॉल से बाहर निकले उन्हें अभी आधा घंटा ही बीता था कि हॉल लोगों से खचाखच भर गया। टूटा हुआ काउंटर बदल दिया गया था और नीले लिबास वाले नौकर माल्याज, जिसे कार्तिक ने पीटा था, नफरत से दांत पीस रहा था। बच्चे, तू सचमुच जिंदा बच गया, मर जा। बैंगनी वस्त्रधारी आदमी ने अचानक चुपके से हमला कर दिया। कार्तिक के प्रकट होते ही उसके हाथ में पकड़ा हुआ रूलर हवा में नीचे गिरा। हवा में किसी चीज के चीरने की आवाज सीधे उनकी तरफ आई, जिसने सबको चौंका दिया। किसने सोचा होगा कि कार्तिक भीतरी हॉल में घुसकर बिना किसी नुकसान के बाहर आ जाएगा। यह समझ से परे था। डीकन सदानंद, क्या आप अपने मेहमानों के साथ ऐसा ही व्यवहार करते हैं?
कार्तिक ने कोई कदम नहीं उठाया। वह जानता था कि सदानंद जानबूझकर पर्दे के पीछे छिप गए थे ताकि कार्तिक की असली काबिलियत परख सकें। अब जब बात यहां तक पहुंच गई थी तो छिपना उचित नहीं था, क्योंकि उनके बीच अब भी सहयोग का रिश्ता था। माल्याज, रुको! सदानंद हॉल में आए और माल्याज को एक ठंडी चीख से टोक दिया। उसके हाथ में पकड़ा रूलर हवा में ही थम गया। सदानंद की सहज शक्ति ने उसे लगभग उड़ा ही दिया। ऊर्जा के शक्तिशाली बल ने माल्याज को पीछे धकेल दिया। उसके बाल बिखर गए और उसका चेहरा गुस्से से विकृत हो गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि सदानंद उसे कार्तिक को मारने से क्यों रोक रहा है। डीकन सदानंद, मैं एक और शर्त जोड़ना चाहता हूं। मैं इस व्यक्ति को पिल ट्रेजर पैवेलियन में दोबारा नहीं देखना चाहता। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो हमारा सहयोग समाप्त हो जाएगा। कार्तिक के बोलने के बाद वह बाहर चले गए और भीड़ ने स्वतः ही उनके लिए रास्ता बना दिया। वह अपने पीछे एक छाया और अनगिनत अनसुलझे सवाल छोड़ गए और फिर सबकी नजरों से ओझल हो गए। माल्याज, अपना सामान पैक करो और स्वर्ण मंडप छोड़ दो। मैं तुम्हें 3 महीने का वेतन दूंगा। अब से तुम्हारा स्वर्ण मंडप से कोई संबंध नहीं रहेगा। सदानंद ने भावशून्यता से कहा, जो वहां मौजूद सभी लोगों पर बिजली की तरह गिरा। आखिर ये सब क्या था? जैन परिवार के छोटे दामाद की खातिर माल्याज को क्यों निकाला गया? आखिर उनके बीच हुआ क्या था? नहीं, माल्याज आकाश की ओर दहाड़ा और जमीन पर भारी होकर बैठ गया। स्वर्ण मंडप का वेतन बहुत अच्छा था। वर्षों से वह यहां एक छोटे से नेता के रूप में अपनी स्थिति पर निर्भर रहकर एक समृद्ध जीवन जी रहा था। मंडप के बिना वह कुछ भी नहीं था। इस कदम ने निस्संदेह उसके लिए सारे रास्ते बंद कर दिए। यह सब इस निकम्मे की वजह से है। मैं इसे मार डालूंगा। माल्याज खड़ा हुआ। उसकी आंखें लाल हो गईं और वह अपना वेतन लिए बिना ही स्वर्ण मंडप से चला गया। सदानंद ने उसे रोका नहीं और जाने दिया। सभी जरूरी औषधीय जड़ी बूटियां इकट्ठा करो और उन्हें जैन परिवार तक पहुंचा दो। उसने कार्तिक द्वारा छोड़ी गई सूची निकाली और जड़ी बूटी प्रबंधक से कहा कि उन्हें जल्दी से तैयार कर दो। जी हां, औषधीय जड़ी बूटियों के प्रमुख ने देखा कि कुछ गड़बड़ है और जल्दी से जड़ी बूटियां तैयार करने के लिए सूची उठाई। माल्याज की दहाड़ को तो पहले ही नजरअंदाज कर दिया गया था। हर कोई यह जानने को उत्सुक था कि कार्तिक ने ऐसा क्या किया था कि स्वर्ण मंडप के उसके प्रति रवैये में इतना बड़ा बदलाव आ गया। स्वर्ण मंडप छोड़ने के बाद कार्तिक सीधे जैन परिवार के पास वापस नहीं गया, बल्कि रेड स्ट्रीट की ओर चला गया। कल रात उसे बाहर बुलाने वाले उसके दोस्तों का समूह यहीं रहता है। उसे पता लगाना था कि उसे कौन मारना चाहता है। जैसे ही वह कोने पर मुड़ा, जैन परिवार के 2 नौकर वहां से गुजरे और उन्होंने कार्तिक को रेड स्ट्रीट की ओर जाते हुए देखा। वापस जाओ और मालिक से कहो कि वह निकम्मा फिर से अपने साथियों से मिलने चला गया है। यह कोई रहस्य नहीं था कि जैन परिवार के नौकर गुप्त रूप से कार्तिक को निकम्मा कहते थे। 2 गलियों से गुजरने के बाद आगे एक आंगन दिखाई दिया। आमतौर पर कार्तिक यहां आकर उन तीनों को खाने पीने और मौज मस्ती के लिए आमंत्रित करना पसंद करता था। उन तीनों को पता होना चाहिए कि कल रात क्या हुआ था। आंगन का दरवाजा धक्का देकर खोला तो वह खाली मिला। वह जल्दी से घर के अंदर गया तो देखा कि उसका सारा कीमती सामान गायब है। उसके दोस्त उसी रात कांगड़ा शहर छोड़कर चले गए थे। उसकी नजर हॉल में घूमी और अचानक एक कोने में पड़े एक छोटे अस्पष्ट पाउच पर रुक गई, जो लगभग एक बच्चे की हथेली के आकार का था। उसने हाथ बढ़ाकर उसे उठाया, फिर उसे सूंघा। वह अपने तीनों दोस्तों को अच्छी तरह जानता था। उन्होंने कभी ऐसे पैकेट नहीं पहने थे। इसे किसने छोड़ा? मतिभ्रमकारी पाउडर। उसकी आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि पांव से एक मतिभ्रमकारी गंध निकल रही थी। इसे सूंघने से कोई भी व्यक्ति पागल हो सकता है और तरह तरह के बेतुके काम करने लग सकता है। जैसा कि अपेक्षित था, किसी ने कल रात उन तीनों को रिश्वत देकर मुझे एक वेश्यालय में ले जाकर एक ही वार में मुझे मार डाला और यह भ्रम पैदा किया कि पूरा वेश्यालय ढह गया है और मैं कुचलकर मर गया हूं। उसने पैकेट रख दिया। इस मतिभ्रम पैदा करने वाले पाउडर को परिष्कृत करना बेहद मुश्किल था।
पूरे कांगड़ा शहर में कोई भी इसे नहीं बना सकता था। आखिर उसे मारना कौन चाहता था? कोई और सुराग न मिलने पर वह मुड़ा और घर से निकलकर जल्दी से जैन परिवार के घर की ओर चल पड़ा। कई नौकर मुख्य हॉल के बाहर इकट्ठा हो गए थे और अंदर देखने के लिए अपनी गर्दनें ऊपर उठा रहे थे। आखिर हुआ क्या था? अंदर जयंत ने भौहें चढ़ाईं। उसके सामने हथियारों से भरी कई टोकरियां रखी थीं, जिनमें तलवारें, चाकू, कांटे और हालबर्ड शामिल थे। जैन परिवार के हथियार कांगड़ा शहर में बहुत प्रसिद्ध थे और उनकी मांग बहुत ज्यादा थी। परिवार की आय का मुख्य स्रोत हथियारों की कार्यशाला से आता था। जैन परिवार के पास कुल 5 हथियार कार्यशालाएं हैं, जो प्रतिदिन कम से कम कई हजार हथियार बनाती हैं। फिर भी यह कांगड़ा शहर के मार्शल कलाकारों की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता है। मानसी की सास मृणालिनी भी वहां मौजूद थीं। मानसी अंदर चुपचाप बैठी थी। उसकी नाजुक भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं, बिल्कुल शुद्ध सफेद कमल के फूल की तरह, बेदागा और मासूम। और उसकी भौहों के बीच चिंता की एक झलक साफ दिखाई दे रही थी। मैंने सुना है कि हमारे जैन परिवार के कुशल कारीगर को त्रिवेदी परिवार ने लालच देकर हड़प लिया है और हमारे जैन परिवार की अनोखी शिल्पकला तकनीक भी छीन ली गई है। यह हमारे जैन परिवार के लिए बहुत बड़ा झटका है। मुख्य हॉल के बाहर फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं। कार्तिक भीड़ के बीच से गुजरा और उनकी बातचीत साफ सुनी। कांगड़ा शहर के 4 प्रमुख परिवारों में से जैन परिवार हथियारों को परिष्कृत करके जीविका चलाता है और कांगड़ा शहर के लगभग 70% बाजार हिस्से पर उसका कब्जा है, जबकि शेष 30% पर त्रिवेदी परिवार का नियंत्रण है। त्रिवेदी परिवार के हथियार बनाने के कौशल जैन परिवार के कौशल से कहीं कमतर हैं। अपनी युवावस्था में जयंत हथियार बनाने के कौशल के कारण प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंचे और हथियार बनाने में अपने असाधारण कौशल के लिए पूरे कांगड़ा शहर में प्रसिद्ध हो गए। हाल के वर्षों में त्रिवेदी परिवार ने कहीं से एक कुशल हथियार शोधक को काम पर रखा है और वे धीरे धीरे जैन परिवार के हथियार शोधन कौशल को पार करने की प्रवृत्ति दिखा रहे हैं। जैन परिवार के हथियार हमेशा से ही अधिक किफायती रहे हैं और हालांकि त्रिवेदी परिवार के हथियार शोधन कौशल ने गति पकड़ी है, फिर भी जैन परिवार हमेशा बाजार हिस्सेदारी पर हावी रहा है। दोनों परिवार खुले और छिपे संघर्षों में उलझे हुए हैं। जैन परिवार अपेक्षाकृत रूढ़िवादी है और मुसीबत खड़ी करने की पहल नहीं करता, जबकि त्रिवेदी परिवार आक्रामक है और जैन परिवार के कई हथियार परिशोधकों को पहले ही अपने कब्जे में ले चुका है। इन मास्टर कारीगरों को जयंत ने व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षित किया था। वे गुरु और शिष्य की तरह थे, फिर भी उन्होंने जैन परिवार को धोखा दिया। जमीन पर बिखरे हथियार बहुत ही भद्दे थे। जयंत ने एक लंबी तलवार उठाई, अपनी दाहिनी तर्जनी उंगली से उसे हल्के से छुआ और धार पर एक निशान बन गया, जिससे साफ जाहिर था कि तलवार घटिया क्वालिटी की थी। उन्होंने अपने हथियार नीचे रख दिए, बाहर देखा और उनकी नजरें कार्तिक पर पड़ीं। उसके पास हिम्मत जुटाकर अंदर जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। हर एक के चेहरे पर खुशी का भाव था। तुम फिर से रेड स्ट्रीट गए थे? जयंत का चेहरा काला पड़ गया। कल जो हुआ उसका हिसाब किताब उसने अभी तक नहीं किया था और अब कुछ ही देर बाद वह रेड स्ट्रीट पर वापस आ गया था, जिससे उनका गुस्सा और भड़क गया। परिवार के हालात पहले से ही बहुत खराब थे, फिर भी उसका मन कर रहा था कि कहीं बाहर जाकर मस्ती कर ली जाए। तुम कूड़े के टुकड़े हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की? अगर तुम नहीं होते तो हमारे जैन परिवार की प्रतिष्ठा कैसे गिर जाती? मृणालिनी आगे बढ़ी, कार्तिक की ओर इशारा किया और सारा दोष केवल उन पर डाल दिया। जैन परिवार के ऊंचे ओहदेदार और प्रबंधक सब मुख्य हॉल में मुंह ढांपे हुए हंसते हुए अपनी घृणा जाहिर कर रहे थे। इस निकम्मे ने जैन परिवार की प्रतिष्ठा को धूमिल कर दिया है। मां, पहले हथियारों की समस्या से निपटें। मानसी उनकी बातचीत बीच में ही रोककर खड़ी हो गई। कार्तिक चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, वह नाम मात्र का ही उसका पति था। कार्तिक का मजाक उड़ाना उसका मजाक उड़ाना था। उसने कार्तिक को घूरा, फिर उसे अनदेखा कर दिया।
खुद को अनचाहा महसूस करते हुए उसके पास एक तरफ हटकर चुपचाप देखने के अलावा कोई चारा नहीं था। डीकन नीव, इनमें से कुल कितने दोषपूर्ण उत्पाद बेचे गए? जयंत ने और अधिक गहरी भौहें चढ़ाईं और डीकन नीव से पूछा, जो हथियारों की बिक्री का प्रभारी था और सभी खातों को संभालता था। करीब 500 पीस। इन्हें खोजते ही हमने तुरंत सप्लाई बंद कर दी। ये सभी खराब उत्पाद थे जिन्हें हमने वापस मंगवा लिया। बाजार में अब ज्यादा नहीं बचे हैं। डीकन नीव ने सच्चाई से जवाब देते हुए कहा कि सौभाग्य से समय रहते इसका पता चल गया और बड़ी मात्रा में यह बाजार में नहीं आया। कार्तिक ने एक लंबी तलवार उठाई और उसे हल्के से हिलाया, जिससे एक अव्यवस्थित लयबद्ध ध्वनि उत्पन्न हुई। उस उत्कृष्ट सामग्री का पूरा उपयोग नहीं हुआ था। उसकी हथियार बनाने की तकनीक बहुत पुरानी हो चुकी थी। उसके दिमाग ने तुरंत स्थिति का विश्लेषण किया। युवा गुरु, स्वर्ण मंडप से होने का दावा करने वाला कोई व्यक्ति औषधीय जड़ी बूटियों का एक बड़ा पैकेट लाया है, जाकर उसे ले लीजिए। भंडारी अंदर आया। स्वर्ण मंडप से औषधीय जड़ी बूटियां मंगवाई जा चुकी थीं। कार्तिक ने अपने ससुर का अभिवादन किया और मुख्य हॉल से बाहर चला गया। जयंत ने सिर हिलाया और आह भरी, क्योंकि उन्होंने कार्तिक के लिए सारी उम्मीदें छोड़ दी थीं। बाकी लोग उपहास कर रहे थे। औषधीय जड़ी बूटियों का एक पूरा थैला और एक गोली शोधन भट्ठी। स्वर्ण मंडप अपने काम में बहुत विचारशील और व्यापक था। आंगन का द्वार बंद होने के कारण वहां आमतौर पर शांति रहती है, क्योंकि बहुत कम लोग आते हैं। सारी औषधीय जड़ी बूटियां निकालकर पूरे आंगन में जमा कर दी गईं। आंगन में एक कुआं था, जिससे थोड़ा सा साफ पानी निकाला गया और एक बड़ा सा बाथटब भी मंगवाया गया। रसायन विज्ञान की आग के बिना वे केवल कुछ सूखी लकड़ी ही ढूंढ सकते थे। उसे जला सकते थे, उसे रसायन विज्ञान की भट्टी पर रख सकते थे और उसमें औषधीय जड़ी बूटियां डाल सकते थे। यह शरीर को तरोताजा करने वाला तरल प्रथम श्रेणी का अमृत भी नहीं माना जाता है, लेकिन शरीर को इसमें भिगोने से अप्रत्याशित प्रभाव पड़ता है, जिससे यह मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूत करने के लिए आदर्श बन जाता है। पहली बार जब उसने इसे परिष्कृत किया तो वह थोड़ा अनाड़ी था, लेकिन जब उसे इसकी आदत हो गई तो उसकी तकनीक अचानक तेज हो गई और एक समृद्ध औषधीय सुगंध आंगन में फैल गई। दिन का अधिकांश समय शरीर को तरोताजा करने वाले तरल पदार्थ से भरे बेसिन को साफ करने में बिताने के बाद उसने उसमें से 1/3 हिस्सा बाथ टब में डाला। अपने अंडरवियर को छोड़कर अपने सभी कपड़े उतार दिए और बाथ टब में रेंग गया। छेदन का दर्द रोम छिद्रों और शिराओं में प्रवेश कर अंदर की गंदगी को साफ कर देता है। आदिम भक्षण स्वर्ग तकनीक सक्रिय हो गई और पूरे प्रांगण के ऊपर आध्यात्मिक ऊर्जा ने एक भंवर का निर्माण किया, जो कार्तिक के सिर के ऊपर घूम रहा था। भक्षण करने वाले स्वर्ग की कड़ाही ने तरल को तेजी से अवशोषित कर लिया, जिससे उसे अपने साधना स्तर को शीघ्रता से सुधारने और यथाशीघ्र जन्मजात क्षेत्र में प्रवेश करने में सहायता मिली। नसों में चुभन सी महसूस हुई और अंदर का कीचड़ रोम छिद्रों से बाहर निकल आया। लकड़ी की बाल्टी का साफ पानी धीरे धीरे गहरे भूरे रंग में बदल गया और बदलता रहा। लकड़ी के बैरल से बहुत बुरी बदबू आ रही थी। 1 घंटे की साधना के बाद वह उठा और उसके शरीर की हर हड्डी से तेज चटकने की आवाजें निकल रही थीं। उसे पूरी तरह से तरोताजा महसूस हुआ, मानो उसके शरीर को आंतरिक स्नान मिल गया हो। यह बहुत अच्छा लगता है। प्रांगण के मध्य में खड़े होकर उसने अपने भौतिक शरीर में आए परिवर्तनों के अनुकूल ढलने के लिए मुक्केबाजी की कुछ तकनीकों का प्रदर्शन किया। उसने एक तौलिया उठाया, माथे से पसीना पोंछा, पालथी मारकर बैठ गया और मार्शल आर्ट की ढेर सारी नियमावलियां उसके दिमाग में तैरने लगीं। साधना विधि हल हो गई है, अब मुझे मार्शल आर्ट का अभ्यास करना चाहिए। मैंने अपने पिछले जन्म में चाकू का इस्तेमाल किया था और मैं इस जन्म में भी चाकू के रास्ते पर चलता रहूंगा। अनगिनत मैन्युअलों में से सही मार्शल आर्ट तकनीक ढूंढना बेहद मुश्किल है। यह स्वयं के लिए, दुनिया के लिए और अपनी साधना के वर्तमान स्तर के लिए उपयुक्त होनी चाहिए। मार्शल आर्ट की अत्यधिक उन्नत तकनीकें सच्ची क्यूई से सक्रिय नहीं की जा सकती तथा उनसे चोट भी लग सकती है।
मैं तुम्हें चुनता हूं रक्त इंद्रधनुष ब्लेड तकनीक। तलवार की ऊर्जा इंद्रधनुष की तरह है, अजेय और अजेय। यह रक्त इंद्रधनुष तलवार तकनीक का सार है। कुल 7 चालें हैं, एक के बाद एक, और हर वार घातक है। सबसे तेज हमला ही सबसे अच्छा बचाव है। ब्लड रेनबो ब्लेड तकनीक आक्रामक और रक्षात्मक दोनों है, और हर वार निश्चित रूप से जानलेवा है। उसने घर से एक लंबा चाकू निकाला। यह ज्यादा काम का नहीं था, लेकिन फिलहाल वह इससे काम चला लेगा और कल परिवार की हथियार की दुकान पर जाकर कोई उपयुक्त हथियार ढूंढेगा। चाकू पकड़ो, अपनी तलवार खींचो। कार्तिक लगातार एक ही क्रिया दोहराता रहा। उसके कपड़े पहले से ही पसीने से भीगे हुए थे। उसे पता भी नहीं चला कि सूरज डूब गया और सांझ हो गई। दिन के ज्यादातर समय वह अपनी तलवार से हरकतें करता रहा। उसके सामने एक लकड़ी का खूंटा रखा गया था, जिसके बीच में एक निशान बना हुआ था। शुरुआत में चाकू निशाने से काफी दूर रखा गया था। जैसे जैसे समय बीतता गया, लगातार 3 में से 1 वार लक्ष्य पर लगने के साथ ही सटीकता में भी लगातार सुधार होता गया। रक्त इंद्रधनुष ब्लेड तकनीक का अभ्यास करने के लिए तलवारबाजी में अत्यधिक उच्च परिशुद्धता की आवश्यकता होती है। मारने के लिए एक ही वार की आवश्यकता होती है। उसका पेट जोर जोर से गड़गड़ाने लगा। उसे भूख लग रही थी। उसे एहसास हुआ कि उसने दोपहर से कुछ नहीं खाया है। तेज भूख ने उसे अपनी साधना छोड़कर जल्दी से सफाई करके घर से निकलकर जैन परिवार के भोजन कक्ष की ओर चलने पर मजबूर कर दिया। आमतौर पर कार्तिक को अपने सास ससुर के साथ खाना पसंद नहीं है और वे हमेशा उसे इसके लिए डांटते हैं। यह भोजन का चरम समय था और जैन परिवार के हजारों सदस्य एक साथ एकत्र हुए थे, जो एक अद्भुत दृश्य था तथा कई कक्षाएं क्रम से आयोजित की गई थीं। उपयाजक अपेक्षाकृत शांत क्षेत्र में बैठे थे। मुख्य द्वार के आसपास का इलाका काफी शोरगुल से भरा था, क्योंकि लोग जमीन साफ कर रहे थे। कार्तिक का भोजन कक्ष एक कोने में था, जहां उनके इस्तेमाल के लिए एक छोटा सा निजी कमरा बना हुआ था। उसके आते ही पहले से शोर मचा रहे हॉल में अचानक सन्नाटा छा गया। सबने सिर झुकाकर खाना खाया और कुछ ने तो उसे मजाक भरी निगाहों से भी देखा। अपने आसपास की घूरती निगाहों को नजरअंदाज करते हुए वह सीधे निजी कमरे में चला गया। आमतौर पर खाना पहले से ही सजा कर रखा जाता है, लेकिन आज न सिर्फ मेज पर खाना नहीं था, बल्कि वो मेज और कुर्सियां भी गायब थीं जिन पर वह अक्सर खाना खाता था। एक उपहास। इस निकम्मे में अब भी इतनी हिम्मत है कि यहां खाना खाने आ रहा है। अगर मैं होता तो पहले ही चुल्लू भर पानी में डूब मरता। भीड़ में से एक बड़बड़ाहट उठी, जो बहुत तेज नहीं थी, लेकिन इतनी तेज थी कि कार्तिक के कानों तक पहुंच गई। उसकी मेज और कुर्सियां किसने हिलाईं? कार्तिक का चेहरा उदास था। उसकी नजर इधर उधर घूमकर आखिरकार हॉल के प्रबंधक के चेहरे पर पड़ी। यह जगह उसकी जिम्मेदारी थी और उसे पता होना चाहिए कि मेज और कुर्सियां गायब थीं। हॉल का प्रबंधक 40 साल का था और 20 साल से ज्यादा समय से जैन परिवार के साथ था। सब उसे आमतौर पर काका कहते थे। उसकी आंखों में एक भयावह चमक थी और वह अपने दामाद को बहुत नापसंद करता था, लेकिन अपनी हैसियत के कारण उसे आगे आना पड़ा। हाल ही में डाइनिंग हॉल में पर्याप्त मेज और कुर्सियां नहीं हैं, इसलिए हमें फिलहाल इनका उपयोग करना पड़ रहा है। काका के स्पष्ट जवाब पर आसपास के लोग हंसने लगे। पर्याप्त नहीं? कार्तिक के होठों पर एक ठंडी चमक उभरी। जैन परिवार का डाइनिंग हॉल काफी बड़ा था। उसके चारों ओर कई बेकार मेजें और कुर्सियां पड़ी थीं। उसकी चीजों का अकेले इस्तेमाल करना उसके दामाद के प्रति घोर उपेक्षा थी। आप सही कह रहे हैं, यह पर्याप्त नहीं है, काका ने व्यंग्य किया। अपनी यादों में कार्तिक को अपने साथ हुई बदसलूकी के कई दृश्य याद आ गए। एक बार जब वह खाना खाने आया तो काका ने बचा हुआ खाना मेज पर रख दिया, जिसमें से कुछ में पहले से ही बदबू आ रही थी। ऐसा एक से ज्यादा बार हो चुका है। कई बार जब विरोध जताया गया तो उन्हें पीटा गया, घायल किया गया और बुरी तरह घायल कर दिया गया। वह बस चुपचाप सब कुछ सह सकता था। मुझे बताओ, तुम्हें ऐसा करने के लिए किसने कहा? कार्तिक की आंखों से एक खौफनाक हत्या का इरादा निकला और काका लड़खड़ा गया। कार्तिक की निगाह से चौंक गया।
अरे कूड़े के टुकड़े, खाना तो बर्बादी है। मुझे तुम पसंद नहीं हो, इसीलिए मैंने तुम्हारी सारी मेज कुर्सियां जलावन के लिए काट दी। तुम क्या कर सकते हो? इतना कहकर उसने कार्तिक के मुंह पर तमाचा जड़ दिया। टकराना। अचानक बिना किसी चेतावनी के कार्तिक ने काका के पेट में लात मारी, जिससे वह पीछे की ओर उछल पड़ा। उसने मुंह से खून थूका और भीड़ में जा गिरा, जिससे कई मेजें और कुर्सियां चकनाचूर हो गईं। तुम कूड़े के टुकड़े हो, तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? काका खड़ा हो गया। उसे ज्यादा चोट नहीं आई थी, उसकी आंखों में तेज चमक थी। उसने एक कुर्सी उठाई और कार्तिक के पास गया। भीड़ स्वतः ही अलग हो गई, जिससे एक बड़ा खुला स्थान खाली हो गया और किसी ने भी हस्तक्षेप करने का साहस नहीं किया। तुम तो बस एक रसोइया हो जिसे जैन परिवार ने नौकरी पर रखा है। तुम्हें तो बड़े और छोटे का बुनियादी फर्कस भी नहीं पता, इसीलिए मैं तुम्हें पीट रहा हूं। उसका शरीर आगे की ओर बढ़ा। शरीर को तपा देने वाले द्रव से पोषित होकर उसकी शारीरिक शक्ति कई गुना बढ़ गई। हालांकि उसने अभी तक अपने साधना स्तर को पार नहीं किया था, फिर भी उसे अर्जित क्षेत्र के 5वें स्तर तक पहुंचने में केवल 1-2 दिन ही लगते। अपने ससुर के अलावा जैन परिवार में बहुत कम लोग थे जिनका वह सम्मान करता था। इन लोगों ने उसे बरसों में कई बार पीटा था और आज उसे उन सबका बदला मिल जाएगा। काका काफी ताकतवर था, अर्जित क्षेत्र के 4थे स्तर पर, और उसके पास अपार पाशविक शक्ति थी। उसने अपने हाथ में पकड़ी कुर्सी को कार्तिक की ओर पटक दिया। कोड डेथ। 7 स्टार्स पर कदम रखते ही उसने हमले को चकमा दिया, फिर जोर से नीचे गिराया। काका का संतुलन बिगड़ गया और वह मुंह के बल दहलीज पर गिर पड़ा। उसका चेहरा खून से लथपथ हो गया। कार्तिक ने उसे मारा नहीं, बल्कि उसे थोड़ी सजा दी। सबके चेहरे अविश्वास से भर गए। ये निकम्मा कब इतना ताकतवर हो गया? इसने तो काका को भी हरा दिया। काका ने मुश्किल से अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश की। उसका चेहरा विकृत हो गया था। दरवाजे के बाहर रसोई का नुकीला चाकू पड़ा था और उसने लापरवाही से एक चाकू उठा लिया। काका, नहीं! किसी ने आगे आकर इसे रोका। लड़ाई झगड़ा और मजाक तो ठीक है, लेकिन अगर कोई सचमुच मर गया तो कोई भी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता और परिवार के मुखिया द्वारा उसे सजा जरूर मिलेगी। मैं तुमसे मरते दम तक लड़ूंगा। काका अपना दिमाग खो बैठा था। उसने रसोई का चाकू उठाया और कार्तिक के चेहरे पर वार कर दिया। गुस्से में वार करते हुए चाकू की सीटी बज रही थी। कार्तिक ने सबके सामने उसके चेहरे पर थप्पड़ मारे और उसका खून उसके सिर पर दौड़ रहा था। वह एक खूंखार जानवर की तरह था। तुम मौत मांग रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। कार्तिक उसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन चूंकि वह मरने के लिए दृढ़ था, इसलिए उसके पास उसकी इच्छा पूरी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह धुंधले रूप में परिवर्तित हो गया और काका के पीछे प्रकट हुआ तथा उसकी पीठ पर हथेली से प्रहार किया, जिससे वह निश्चित रूप से मर जाएगा, क्योंकि इसमें आदिम अराजकता की शक्ति समाहित थी। रुकना! तभी जयंत प्रकट हुआ। कोई उसे सूचना देने के लिए दौड़ा हुआ आया था और सौभाग्य से वह समय पर पहुंच गया और एक तमाशा होने से बच गया। कार्तिक ने अपना हाथ वापस खींच लिया, एक कदम बढ़ाया और हल्के से घेरे के बाहर उतरा। उसकी आंखों में हत्या का भाव चमक उठा और पल भर में गायब हो गया और काका मौत से बच गया। क्या हुआ? तुम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हो? जयंत ने परिवार में लड़ाई झगड़े के सख्त खिलाफ नियम बना रखे थे। छोटी मोटी शिकायतें आमतौर पर थोड़ी बहुत बहस से सुलझ जाती थीं, लेकिन मारपीट बहुत कम होती थी। घर के मुखिया होने के नाते उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में समर्पित कर्मचारी उनकी देखभाल करते थे। वह साल में सिर्फ एक बार ही भोजन कक्ष में आते थे और नौकरों के आपसी झगड़ों से उन्हें बिल्कुल भी अनभिज्ञता थी। गुरुजी, आपको मेरे लिए न्याय करना होगा। अपने चेहरे पर आंसू बहाते हुए काका अचानक जयंत के सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसकी सिसकियां दिल दहला देने वाली थीं और उसके गालों पर बड़े बड़े आंसू बहने लगे, जिससे वहां मौजूद कई लोगों की आंखों के कोने सिकुड़ गए। बोलो, अगर कार्तिक ने कुछ गलत किया है तो मैं उसे जरूर सजा दूंगा। बाहरी लोगों, विशेष रूप से नौकरों के सामने
जयंत ने अभी भी कुछ पक्षपात दिखाया और कार्तिक से और भी अधिक मांग की। देखने वाले लोग दुष्टता से मुस्कुरा रहे थे और कई लोग कार्तिक को दया से देख रहे थे, क्योंकि वे जानते थे कि उसे जल्द ही जयंत के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। हाल ही में डाइनिंग हॉल में मेजों और कुर्सियों की कमी हो गई है, इसलिए मैंने अस्थायी रूप से अपने दामाद की कुर्सी का इस्तेमाल किया। नौकरों के तौर पर उसने हमारी नेकनीयती नहीं समझी और मेरे बारे में बुरा भला भी कहा और मुझे पीटा भी। कृपया मालिक, इस मामले की जांच करें। काका के शब्दों से कार्तिक की आंखों में हत्या का इरादा फिर से तीव्र हो गया, जो एक सीधी रेखा में बदल गया, जो काका पर आ गिरा। कार्तिक की डरावनी निगाहों का सामना करते हुए काका डर के मारे पीछे हट गया। इस निकम्मे की आंखें इतनी तेज कब से हो गईं? क्या उसने जो कहा वह सच है? जयंत ने दूसरों की तरफ देखा और उनकी राय पूछी। अगर काका की बात सच होती तो वह कार्तिक को आसानी से नहीं छोड़ता। काका ने जो कहा वह सच है। पैसे बचाने के लिए हम मेजों और कुर्सियों से काम चला रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आप हमारे अच्छे इरादे समझेंगे। डाइनिंग हॉल में मौजूद बाकी नौकर भी दौड़कर बाहर आए और उनकी बात दोहराई, लेकिन उनमें से कोई भी कार्तिक की तरफ से बोलने के लिए खड़ा नहीं हुआ। इससे पता चलता है कि इस निकम्मे का असली मालिक जैन परिवार में कितना नीच था। चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। तुम बहुत दयालु हो। जाओ और पहले अपनी चोटों का इलाज कराओ। जयंत आसानी से देख सकते थे कि आसपास कई बेकार मेजें और कुर्सियां पड़ी थीं। उन्होंने उसे दिलासा देने के लिए कुछ कहा, फिर कार्तिक की तरफ देखा और उसे घूरने लगे। मेरे साथ बाहर आओ! आस्तीन झटक कर वह डाइनिंग हॉल से बाहर चले गए और कार्तिक के पास आज्ञाकारी होकर उनके पीछे चलने के अलावा कोई चारा नहीं था। अगर उससे पूछा जाए कि पूरे ट्रू मार्शल कॉन्टिनेंट में वह किसका सबसे ज्यादा सम्मान करता है, तो वह निश्चित रूप से जयंत ही होगा, जिसने उसे अकेले ही ऐसे पाला था जैसे वह उसके अपने माता पिता हों। जब तक वे डाइनिंग हॉल से बाहर निकलकर एक छोटे से मंडप में खड़े नहीं हो गए जहां कोई नहीं था, तब तक कोई नहीं बोला। तभी जयंत ने कार्तिक की ओर देखा। पिछले कुछ सालों में तुम्हारा समय बहुत कठिन रहा है। कृपया अब से हमारे साथ भोजन करो। कार्तिक ने सोचा कि उसके ससुर उसे डांटेंगे, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि उन्होंने डांटने का एक शब्द भी नहीं कहा। इसके बजाय उन्होंने एक दयालु मुस्कान दी। वह एक प्रतिष्ठित आत्मा शुद्धिकरण क्षेत्र साधक थे। अगर वह यह भी नहीं बता पाते कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, तो उनका इतना लंबा जीवन व्यर्थ ही बीत जाता। क्या आप मुझे डांटेंगे नहीं? वह हतप्रभ सा लग रहा था। आमतौर पर जब भाई लोग, अगर कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक एंड एक शेयर कर दें। चलिए फिर मिलेंगे ऐसे ही कहानी के एक और न्यू एपिसोड के साथ। धन्यवाद।